स्वागत है दोस्तों, मनवा की गहराइयों और उसके जुनून में आपका स्वागत है मनवा का नरक में। एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा के नीचे एक ऊंचे पहाड़ के नीचे अंधेरा दलदली जंगल स्थित है, जहां एक विशाल ड्रैगन की छाया मंडरा रही है। भयानक जंगल की जमीन नम है, जो सड़ती हुई लकड़ी और तैरते हुए चमकते बीजाणुओं से भरी हुई है। एक बड़े पेड़ पर छाल से पीला चमकता हुआ एक छोटा सा झुंड चिपका हुआ है। अचानक वह पीला झुंड अपनी दो बड़ी उभरी हुई आंखें खोलता है और चारों ओर देखता है, इस बात से भ्रमित कि वह कहां है। उसे एक इंसान के रूप में अपने पिछले जीवन की याद आती है। बिस्तर पर अपना फोन चलाते हुए वह लेजेंड ऑफ मशरूम नामक एक मंगा पढ़ रहा था और यह सोच रहा था कि सोने और मरने से पहले यह लोकप्रिय क्यों नहीं था। जंगल में वापस आकर उसे एहसास होता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। सदमा लगते ही उसका पीला कंटीला शरीर कांपने लगता है। वह जल्दी से शांत हो जाता है, इसे एक सामान्य कहानी के विषय के रूप में स्वीकार करता है और जीवित रहने के लिए अपने परिवेश की जांच करने का निर्णय लेता है। वह धुंधले जंगल में आवाज लगाता है, ये पूछता है कि क्या वहां कोई है, लेकिन शोर मचाने पर उसे पछतावा होता है जब वह ऊपर की छाया से चमकती हुई डरावनी लाल आंखें देखता है। वह दलदल के पानी के ऊपर विशाल मच्छरों को देखता है और उस क्षेत्र की जहरीली हवा और असुविधाजनक नमी को महसूस करता है। इस गंदे वातावरण के बावजूद वह भ्रमित रूप से शारीरिक रूप से आरामदायक और सुखद महसूस करता है। वह सोचता है कि वह वास्तव में किस चीज में बदल गया है। उसे पदार्थ के एक अजीब लोदे जैसा महसूस होता है। अचानक उसके सामने एक होलोग्राफिक सिस्टम विंडो चमकती है। स्क्रीन उसकी स्थिति दर्शाती है, लेवल 1 स्लाइम मोल्ड, उपलब्धि वीक क्रीचर और गुण डिकम्पोजा। एक लाल चेतावनी उसे सचेत करती है कि उसका स्वास्थ्य गंभीर स्तर पर है और ऑन्टोफैगी शुरू हो गई है, जो उसे तुरंत खाने या शीत निद्रा में जाने के लिए कहती है। जैसे जैसे उसका स्वास्थ्य गिरता है, स्लाइम मोल्ड घबरा जाता है, यह महसूस करते हुए कि यदि उसने जल्दी नहीं खाया तो वह फिर से मर जाएगा। वह अपने स्वास्थ्य को गिरने से रोकने के लिए पागलों की तरह भोजन की तलाश करता है। उसकी स्थिति स्क्रीन उसके अपघटक गुण को उजागर करती है और खाने या शीत निद्रा की चेतावनी दोहराती है, यह महसूस करते हुए कि वह एक अपघटक है। वह सोचता है कि वह जिस लकड़ी पर है उसे खा सकता है और कोशिश करने का फैसला करता है। वह अपने पीले शरीर को सतह पर फैलाता है और यह स्वाभाविक रूप से लकड़ी के चारों ओर लिपट जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि इसका स्वाद गीले बिस्किट जैसा है। जब वह खाता है तो उसका शरीर छाल पर एक जाल की तरह फैलता है और निगलने की आवाजें निकालता है। अंत में पेट भर जाने पर वह डकार लेता है। एक सिस्टम अलर्ट कहता है कि वह अब लेवल 2 पर है और स्वास्थ्य बहाल हो गया है, लेकिन वह कुछ समय तक सूखी लकड़ी से और अधिक एक्सपी अनुभव अंक प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे एक स्किल पॉइंट भी मिलता है और उसे डिकम्पोज या पल्सेशन को अपग्रेड करने के बीच चयन करना होता है। धड़कन क्या करती है, इस बारे में अनिश्चित होने के बावजूद प्रयोग करने की इच्छा के साथ वह उस पॉइंट को उसे दे देता है। स्किल लेवल 3 पर अपग्रेड हो जाती है और उसकी पीली नसें तुरंत धड़कने लगती हैं। उसे एहसास होता है कि धड़कन उसे अपने आंतरिक प्रोटोप्लाज्म को हिलाने की अनुमति देती है। वह इस बात पर अचंभित होता है कि बिना मस्तिष्क के भी हिलने डुलने का ज्ञान उसके मन में आ गया। चूंकि लकड़ी अब कोई और लाभ नहीं दे रही है, वह नीचे उतरने और अन्वेषण करने का निर्णय लेता है। वह अपने चिपचिपे शरीर को लट्ठे के नीचे फैलाता है, अपनी इच्छानुसार रूप बदलने के जादुई एहसास का आनंद लेता है। जब वह नीचे लटकता है तो उसे जमीन पर एक बड़ा बैंगनी मशरूम उगता हुआ दिखाई देता है। जहां एक इंसान इसे खाकर मर सकता है, वहीं उसकी स्लाइम की प्रवृत्ति उसे बताती है कि मशरूम एक स्वादिष्ट व्यंजन है। वह जमीन पर सरकता है, भोजन तक पहुंचने के लिए सबसे छोटे रास्ते पर ध्यान केंद्रित करता है। अपनी धीमी गति के बावजूद स्लाइम मोल्ड कुशल पथ प्रदर्शक होते हैं, यहां तक कि मानवीय इंजीनियरों की तुलना में मार्ग को अनुकूलित करने में बेहतर होते हैं। स्लाइम मोल्ड चुपचाप बड़े बैंगनी मशरूम के पास पहुंचता है, जिसका तना अजीब लाल धब्बों से ढका होता है। अपने नए कौशल का उपयोग करते हुए वह धीरे धीरे अपने पीले तंतुओं को तने के चारों ओर लपेटता है और ऊपर की ओर रेंगता है। वह मशरूम की टोपी तक पहुंचता है और दावत के लिए तैयार होकर अपना शरीर उस पर फैला देता है। जैसे ही वह मशरूम खाता है, उसे एक कैफे में होने का हलूसिनेशन होता है। वह खुद को एक गुलाबी बालों वाली महिला के पास जाते हुए देखता है, जो उसकी ऑनलाइन डेट है, जिसे वह प्योर लिटिल मशरूम कहता है। वह महिला, जिसकी पीठ मुड़ी हुई है, पूछती है कि क्या वह वही आदमी है जिसका वह इंतजार कर रही थी। इस कल्पना में नायक सूट पहने एक स्लाइम के सिर वाले आदमी के रूप में दिखाई देता है, जो आत्मविश्वास से अपनी पहचान की पुष्टि करता है। कल्पना तब एक बुरे सपने में बदल जाती है जब वह महिला मुड़ती है। वह कई आंखों और लार टपकाते मुंह वाली एक डरावनी राक्षसी है, जो उसे करीब बुला रही है। वह चिल्लाता है, एक जहरीली महिला द्वारा धोखा दिए जाने से डर जाता है। वास्तविकता में वापस आने पर एक सिस्टम लाल अलर्ट विष के आक्रमण की चेतावनी देता है। जहर तेजी से उसके पोषक तत्वों को खत्म कर रहा है। वह घबरा जाता है, यह महसूस करते हुए कि मशरूम जहरीला है। जैसे जैसे वह अपने स्वास्थ्य बिंदुओं को लगातार गिरते हुए देखता है, तेजी से सोचते हुए वह जहर के प्रसार को रोकने के लिए मशरूम से जुड़े अपने शरीर के हिस्से को फाड़ देता है।
ये काम कर जाता है। सिस्टम पुष्टि करता है कि जहर खत्म हो गया है, लेकिन उसने अपने शरीर का द्रव्यमान खो दिया और उसका अधिकतम स्वास्थ्य स्थायी रूप से गिर गया। राहत महसूस करते हुए लेकिन निराश होकर वह क्षतिग्रस्त मशरूम को देखता है और फिलहाल इसे छोड़ने का फैसला करता है। वह वहां से खिसक जाता है, खुद से कहता है कि जनरल स्लाइम बस फिर से लड़ने के लिए पीछे हट रहा है। बाद में अपने खोए हुए स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए बेताब उसे एक सुरक्षित स्तंभ मिलता है और वह लकड़ी खाना शुरू कर देता है। खाने के बाद सिस्टम कहता है कि सीमा के कारण उसे कोई एक्सपी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से बहाल हो गया है। वह डकार लेता है, संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करता है। पूरी तरह से ठीक और ऊर्जावान होकर वह सूखी लकड़ी के ऊपर बैठ जाता है। वह दुश्मन को धीरे धीरे खत्म करने की अपनी नई रणनीति शुरू करता है। रणनीति यह है कि जहरीले मशरूम का थोड़ा सा हिस्सा खाया जाए, जहर के मारने से पहले ठीक होने के लिए लकड़ी पर वापस जाया जाए और इस चक्र को दोहराया जाए। वह फिर से मशरूम के पास पहुंचता है। घर्षण के इस युद्ध को प्रोजेक्ट मूव माउंटेन कहता है। नए दृढ़ संकल्प के साथ वह अपने शरीर को मशरूम के तने के चारों ओर लपेटता है, आश्वस्त है कि पर्याप्त समय के साथ वह पूरी चीज का उपभोग कर सकता है। जैसे ही वह प्रक्रिया दोहराता है, उसे फिर से मतिभ्रम होता है। इस बार मशरूम का प्रतिनिधित्व करने वाली जहरीली महिला थकी हुई दिखती है। वह उसकी कलाइयों पर हथकड़ियां लगा देता है। सूट पहने एक आदमी के रूप में दिखाई देते हुए वह उसे ताना मारता है। वह नोट करता है कि यह उनकी 8वीं मुठभेड़ है और पूछता है कि क्या वह हार मान लेगी। वास्तविकता में वापस आने पर मशरूम अब एक सिकुड़ा हुआ ठूंठ है। जैसे ही वह आखिरी हिस्सा खाना खत्म करता है, एक सिस्टम विंडो उसकी सफलता की पुष्टि करती है, उसे अनुभव अंक प्रदान करती है। वह एक नया कौशल पॉइजन रेजिस्टेंस लेवल 1 भी प्राप्त करता है। उसे एहसास होता है कि यह नया प्रतिरोध उसे अधिक समय तक जहर सहन करने की अनुमति देता है। हालांकि अपनी कोशिशों के दौरान वह निराश होता है कि उसका लेवल नहीं बढ़ा, क्योंकि उसे मशरूम जीतने से महत्वपूर्ण अनुभव की उम्मीद थी। निराशा को झटकते हुए वह कई अन्य अजीब मशरूमों को इंतजार करते हुए देखता है। वह जंगल में अपना रास्ता खाते हुए आगे बढ़ने का फैसला करता है। नायक एक स्ट्रॉ पाइप मशरूम खाकर अपनी दावत जारी रखता है। सफल अपघटन उसे लेवल 3 तक पहुंचाता है और वह नोट करता है कि मशरूम सुरक्षित है। अधिक शक्ति चाहते हुए वह एक खतरनाक मॉन्क्स कैप मशरूम खाता है। तीखा जहरीला भोजन उसे लेवल 4 तक ले जाता है और उसके जहर प्रतिरोध को लेवल 2 तक अपग्रेड करता है। एकल लक्ष्यों से असंतुष्ट होकर वह सफेद मशरूम के एक विशाल झुंड को ढक लेता है, यह घोषणा करते हुए कि वे सभी उसके पोषक तत्व बनेंगे। द्रव्यमान को खाने के बाद वह लेवल 5 तक पहुंच जाता है और उसका स्वास्थ्य अधिकतम हो जाता है। सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि वह संतृप्ति बिंदु पर पहुंच गया है और उसे एक दिन तक मशरूम से अधिक अनुभव नहीं मिलेगा। पेट भरा और संतुष्ट होकर वह डकार लेता है और बचे हुए मशरूमों को अपने साथ ले जाने के लिए अपनी पीठ पर बांध लेता है। वह अपने चिपचिपे शरीर पर रंगीन जहरीले मशरूम लेकर जंगल की यात्रा करता है, उनके आपातकालीन राशन और कवच दोनों होने के बारे में गुनगुनाता है। वह अपनी रणनीति की तुलना समुद्री एनीमोन का उपयोग करने वाले केकड़े से करता है, यह विश्वास करते हुए कि उसका शानदार भेस किसी भी राक्षस को डरा देगा जो उसे खा सकता है। अचानक हवा तेज हो जाती है। विशाल हॉर्नेट ततैया का एक झुंड सिर के ऊपर से गूंजता हुआ निकलता है, जिसमें मांस के बड़े लाल टुकड़े होते हैं। नायक ऊंची घास में छिप जाता है, यह उम्मीद करते हुए कि उसका जहरीला छलावरण काम करेगा और भयानक कीड़े उसे नोटिस नहीं करेंगे। जैसे ही एक हॉर्नेट अपने शिकार के साथ नीचे उठता है, छाया से एक विशाल जीव निकलती है जो हवा से ही कीड़े को झपट लेती है। लकड़ी के एक कुंदे पर एक विशाल हरा मेंढक बैठा हॉर्नेट को चबा रहा है। नायक डर से जम जाता है, यह महसूस करते हुए कि एक और घातक शिकारी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। हालांकि मेंढक के हमले ने झुंड को उकसा दिया। विशाल हॉर्नेट अपना भोजन छोड़ देते हैं और मेंढक पर हमला करने के लिए नीचे गोता लगाते हैं। घास में अपने छिपने के स्थान से नायक अराजकता को देखता है। मेंढक जल्दी ही कीड़ों की भारी संख्या से घिर जाता है। एक हॉर्नेट मेंढक के पिछले हिस्से में अपना डंक चुभो देता है, जबकि दूसरा एक घातक प्रहार के लिए अपने जबड़ों के साथ उसके सिर पर चिपक जाता है। नायक घास से लड़ाई देखता है, विश्लेषण करता है कि एक अकेला हॉर्नेट मेंढक से कमजोर है, लेकिन झुंड की भारी संख्या शक्ति के अंतर को पाट देती है। उसका डर अवसरवादिता में बदल जाता है क्योंकि वह छिप जाता है, यह सोचते हुए कि क्या वह अवशेषों को साफ कर सकता है। उसका तर्क है कि राक्षस के शव उसे लकड़ी और मशरूम की तुलना में कहीं अधिक अनुभव देंगे जो वह खा रहा है। हॉर्नेट विशाल हरे मेंढक पर झुंड बनाकर हमला करते हैं, जीवित रहने के लिए बेताब होकर उसे लगातार डंक मारते और काटते हैं। मेंढक का गला बैंगनी चमकता है। वह एम्पावर्ड टंग नामक एक कौशल का प्रयोग करता है, जिससे बड़ी गति के साथ हवा में कई हॉर्नेट छिद जाते हैं। हालांकि जवाबी हमला पर्याप्त नहीं है और अधिक हॉर्नेट मेंढक के जबड़े से चिपक जाते हैं, अपने जबड़े उसमें धंसा देते हैं और वह दर्द से कराह उठता है। नायक घास से झांकना जारी रखता है, प्रकृति की क्रूरता को देखता है। अचानक लकड़ी पर बैठे मेंढक के ऊपर एक विशाल छाया पड़ती है।
मेंढक भ्रम में ऊपर देखता है, मुश्किल से एक आवाज निकाल पाता है। इससे पहले कि एक शिकारी बिजली की गति से हमला करता है, हवा में हिंसक रूप से खून बिखेर देता है। लाल पंखों वाला एक विशाल पक्षी जिसकी पूंछ सांप की है, प्रकट होता है। अपने पंजों और पूंछ से मेंढक को आसानी से पकड़ने के बाद भयानक जीव अपना सिर झुकाता है। उसकी चमकती लाल आंख कांपते हुए नायक पर टिक जाती है, जो उसके मशरूम के भेस के पार देख रही है। घातक राक्षसों से हतोत्साहित होकर नायक हार मान लेता है, व्यंग्यात्मक रूप से पक्षी को उसे खाने के लिए आमंत्रित करता है और शिकायत करता है कि यह खेल असंतुलित है। नायक का प्रतिबिंब पक्षी की विशाल पुतली में दिखाई देता है, जो यह दर्शाता है कि वह इस शीर्ष शिकारी की तुलना में कितना छोटा है। पक्षी अपना सिर झुकाता है, छोटे अरुचिकर लोथड़े में रुचि खो देता है और उड़ान भरने के लिए पूरी ताकत के साथ जमीन को धक्का देता है। पक्षी के उड़ान भरने से हवा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह नायक को उड़ा देती है। वह हवा में लुढ़क जाता है, नुकसान उठाता है क्योंकि उसका मशरूम छलावरण बिखर जाता है। जंगल धीरे धीरे सन्नाटे में लौट आता है क्योंकि पत्तियां शांत हो जाती हैं। विशाल खतरा अब चला गया है। अर्धचंद्राकार चंद्रमा के नीचे विशाल पर्वत और जंगल का परिदृश्य शांतिपूर्ण लगता है, फिर भी काफी बड़ा है। नायक अपने कुछ बचे हुए मशरूमों के साथ एक लट्ठे पर उतरता है। मौत के करीब के अनुभव से कांपते हुए वह इस क्रूर पदानुक्रम में अपने स्थान का विश्लेषण करता है। शीर्ष पर विशाल पक्षी के साथ एक खाद्य श्रृंखला की कल्पना करता है। नीचे जानवर, पशु और कीड़े हैं। उसे एहसास होता है कि वह सबसे नीचे है, यहां तक कि पौधों से भी नीचे, धूल के बराबर। हालांकि उसे एहसास होता है कि इसी निम्न स्थिति ने उसे बचाया है। उसके और राक्षस के बीच शक्ति का अंतर इतना अधिक था कि उसे भोजन तक नहीं समझा गया। अपनी जान बचने पर वह अपनी स्थिति वाली विंडो खोलता है। वह बेहतर कौशल वाला लेवल 5 का स्लाइम मोल्ड है, अपघटन लेवल 6, धड़कन लेवल 3 और जहर प्रतिरोध लेवल 2। अपनी तेज वृद्धि के बावजूद वह निराश महसूस करता है। एक रात में 4 लेवल बढ़ने के बाद भी उसका शीर्षक अभी भी कमजोर जीव है और मौलिक रूप से कुछ भी नहीं बदला है। वह अपने भविष्य पर सवाल उठाता है, यह सोचकर कि एक साधारण स्लाइम मोल्ड इतने खतरनाक वातावरण में कैसे जीवित रह सकता है। थकान से चूर होकर वह आह भरता है, यह कामना करता है कि यह सब एक सपना हो और वह अपने बिस्तर पर सुरक्षित जाग सके। रात आखिरकार बीत जाती है और सुबह की सूरज की किरणें जंगल की छतरी को भेदती हैं। अचानक ऊपर एक लाल मशरूम की टोपी से एक चिपचिपा हरा तरल टपता है, जो सीधे अनजान स्लाइम पर गिरता है। वह पदार्थ एक मजबूत एसिड तेजाब की तरह काम करता है, जो नायक के पीले शरीर को जलाता है और नुकसान के संकेत लगातार पॉप अप होते हैं, क्योंकि वह दर्द में चिल्लाता है। जलने की सनसनी से बचने के लिए बेताब होकर वह बर्स्ट नामक एक नया कौशल सक्रिय करता है, जो एक शक्तिशाली धक्का उत्पन्न करने के लिए उसके आंतरिक कोशिका द्रव्य को तुरंत उत्तेजित करता है। कौशल की शक्ति उसे हिंसक रूप से लट्ठे से दूर फेंक देती है, जिससे उसके मशरूमों का संग्रह हर जगह बिखर जाता है और वह जमीन से टकरा जाता है। वह जल्दी से ठीक हो जाता है और अपने हमलावर की पहचान करने के लिए पीछे मुड़कर देखता है, जहां उसे लाल खोल वाला एक बड़ा सफेद स्नेल लकड़ी पर धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है। घोंघा इस हलचल को नजरअंदाज करता है और पास के मशरूम पर एसिड के घोल की एक धारा थूकता है। एसिड तुरंत काम करता है, कवक को हरे सूप जैसे कीचड़ में घोल देता है। घोंघा खुशी खुशी तरल भोजन को चूसता है, जबकि नायक घृणा के साथ देखता है। उसे बदबूदार घोंघा कहता है। घोंघा खाना खत्म करता है और ऊपर देखता है। उसकी आंखों के डंठल फड़कते हैं जब वह गुस्से में स्लाइम मोल्ड को देखता है। नायक आगबबूला है, यह सोचकर कि खाना चोरी करना तो कष्टप्रद है ही, उसके चेहरे पर अम्लीय लार टपकाना और उसे लगभग विकृत करना पूरी तरह से अक्षम्य है। हालांकि घोंघा बस मासूम बड़ी आंखों से वापस देखता है और एक दयनीय आवाज निकालता है। हानिरहित अभिनय करते हुए नायक अपना गुस्सा बनाए रखने की कोशिश करता है, जीव से कहता है कि वह पीड़ित होने का नाटक न करें या मासूमियत के साथ उसे नियंत्रित करने की कोशिश न करें। घोंघा एक मशरूम के पास गिर जाता है, बहुत हताश दिखता है और दुख के साथ कराहना जारी रखता है। जीव को इतना दयनीय देखकर नायक का गुस्सा कम होने लगता है। वह सोचता है कि वे दोनों खाद्य श्रृंखला के निचले भाग में पीड़ित साथी हैं, जो दुनिया में घूम रहे हैं और भोजन का एक निवाला पाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सोचता है कि क्या वह उस जीव के प्रति बहुत कठोर हो रहा है। आह भरते हुए वह इस मुद्दे को छोड़ने का फैसला करता है। वह घोंघे से कहता है कि वह उसके लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेगा और वह आगे बढ़कर खा सकता है, क्योंकि बांटने के लिए बहुत सारे मशरूम हैं। अनुमति मिलते ही घोंघा तुरंत खुश हो जाता है और खुशी से झूम उठता है। जैसे ही एसिड वाला घोंघा खुशी खुशी तरल मशरूम को चूसता है, नायक देखता है और उसकी कल्पना उड़ान भरने लगती है। वह सोचता है कि क्या यह स्थिति शोनेन मंगा में पाए जाने वाले लड़ाई से पैदा हुए क्लासिक मजबूर दोस्ती का रूप है। वह एक ऐसे भविष्य के बारे में कल्पना करने लगता है जहां वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, अपनी ताकत को मिलाकर जीवित रहने की संभावना बढ़ाते हैं। उसका भ्रम यहां तक बढ़ जाता है कि वह उनके एक साथ शक्तिशाली मानव रूपी योद्धाओं के रूप में विकसित होने और अंततः अपने बंधन की शक्ति के माध्यम से एक महान राक्षस राजा को हराने के लिए साथ खड़े होने की कल्पना करता है।
जीवित रहने के लिए साथियों को अपरिहार्य मानकर वह कार्रवाई करने का निर्णय लेता है। वह सफेद घोंघे के पास जाता है और गठबंधन का प्रस्ताव रखता है। चूंकि वे दोनों निचले स्तर के राक्षस हैं, वह सुझाव देता है कि वे साथ मिलकर काम करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। घोंघे को खाने के लिए भरपूर मशरूम देने का वादा करता है। घोंघा एक प्यारी आवाज के साथ जवाब देता है, लेकिन हाथ मिलाने के बजाय वह अचानक पीले अम्लीय पित्त की एक विशाल धारा सीधे नायक पर उगल देता है। इस हमले ने स्लाइम मोल्ड को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। दर्द से तड़पते हुए उसे कठोरता से एहसास होता है कि उसकी कल्पना मूर्खतापूर्ण थी। इस दुनिया में राक्षसों को भावनाओं या दोस्ती की कोई परवाह नहीं है। यहाँ केवल खाने या खाए जाने का सरल क्रूर रिश्ता है। घोंघे की दयनीय शक्ल से मूर्ख बनने की बात स्वीकार करते हुए और यह महसूस करते हुए कि वह उससे अधिक शक्तिशाली है, नायक भागने का फैसला करता है, जबकि जीव क्षण भर के लिए उल्टी खाने में व्यस्त है। हालांकि एसिड घोंघा ऊपर देखता है। यह नोटिस करते हुए कि उसका शिकार जाने की कोशिश कर रहा है, वह तुरंत मुड़ता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। स्लाइम को जाने देने से इनकार कर देता है। जीवित रहने के लिए बेताब होकर नायक अपनी पल्सेशन की क्षमता को लेवल 3 से लेवल 4 पर अपग्रेड करने के लिए अपने बचे हुए कौशल बिंदुओं को खर्च करता है। यह चिल्लाते हुए कि वह पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा है, वह नई गति के साथ आगे बढ़ता है। दो धीमे जीव लट्ठे पर एक तेज गति से पीछा करने की दौड़ में शामिल होते हैं। नायक की हताशा के लिए उसे एहसास होता है कि उसके अपग्रेड के बाद भी बदबूदार घोंघा उसकी गति से पूरी तरह मेल खा रहा है। एसिड घोंघा अपने अगले हमले की तैयारी करता है। दबाव बनाने के साथ उसका शरीर कांपने लगता है। अचानक वह संक्षारक तरल का एक विशाल गोला थूकता है, जो उसके एसिड लिकर कौशल को सक्रिय करता है। हमला नायक पर विनाशकारी सटीकता के साथ प्रहार करता है, उसके पीले शरीर को जला देता है और भारी नुकसान पहुंचाता है, जिससे वह शारीरिक रूप से दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो जाता है। स्तब्ध और विभाजित होकर नायक क्षण भर के लिए सोचता है कि क्या उसकी चेतना स्वचालित रूप से उसके विभाजित शरीर के बड़े हिस्से में रहती है, लेकिन जल्दी ही इस दार्शनिक विचार को खारिज कर देता है, क्योंकि स्थिति इस तरह के ध्यान भटकाने के लिए बहुत गंभीर है। घोंघा उसके ऊपर मंडराता है, एक भयानक चीख निकालता है, क्योंकि वह उस तरह जैसी धारदार दांतों से भरा मुंह खोलता है, जो उस प्यारे जीव से बिल्कुल अलग राक्षस दिखता है जिसका उसने नाटक किया था। बिना किसी हिचकिचाहट के घोंघा अपना मुंह स्लाइम के उस ढेर में मारता है और नायक को खाना शुरू कर देता है। जैसे ही उसे खाया जा रहा होता है, नायक दर्द सहने का फैसला करता है। खुद से कहता है कि उसे बदला लेने के लिए इस पल को जीवित पार करना होगा। बाद में घोंघा पीले स्लाइम का एक निवाला निगलता है और एक पल के लिए रुकता है। हालांकि उसकी आंखें तुरंत एक खतरनाक लाल रोशनी के साथ चमकती हैं, जो संकेत देती हैं कि वह अभी खत्म नहीं हुआ है और उसका इरादा उसे बाकी भी खाने का है। एक हताश कदम उठाते हुए नायक चुपके से पास पड़े एक बैंगनी जहरीले मशरूम के तने के चारों ओर एक टेंटकल लपेटता है। जैसे ही घोंघा एक और निवाला लेने के लिए अपना मुंह चौड़ा खोलकर आगे बढ़ता है, नायक अपना बर्स्ट कौशल सक्रिय कर देता है। अचानक मिली गति का उपयोग करते हुए वह जहरीले मशरूम को सीधे घोंघे के खुले मुंह में धकेल देता है। घोंघा जहरीले कवक को काट लेता है। इसका प्रभाव तात्कालिक होता है। घोंघे की सफेद त्वचा पर बैंगनी नसें उभर आती हैं, क्योंकि जहर उसके सिस्टम में फैल जाता है। वह दर्द में तड़पता है, मुंह से झाग निकालता है, क्योंकि विष उसे अंदर से नष्ट कर देता है। अंत में विशाल घोंघा गिर जाता है, मर जाता है। सिस्टम नायक को सूचित करता है कि लक्ष्य हार गया है, उसे लेवल 5 से लेवल 6 तक बढ़ने के लिए पर्याप्त अनुभव अंक प्रदान करता है। अपनी सांसें संभालते हुए नायक अपनी जीतने की रणनीति समझाता है। उसने ध्यान दिया था कि घोंघा मशरूम खाने से पहले उन्हें पिघलाने के लिए हमेशा एसिड का उपयोग करता था। उसने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि घोंघे में जहर के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं था और वह उन्हें कच्चा नहीं खा सकता था। कच्चे जहरीले मशरूम को उसके गले में धकेलकर उसने उसकी घातक कमजोरी का फायदा उठाया। स्लाइम मोल्ड एसिड घोंघे के शव के पास हंसता है, इस नई दुनिया में अपनी पहली राक्षस हत्या का जश्न मनाता है। एक राक्षस के अपघटन के पुरस्कारों के बारे में उत्सुक होकर वह अपने पीले शरीर को घोंघे के सफेद मांस पर सरकाता है। हालांकि वह जल्दी से पीछे हट जाता है, घोंघे के मांस को चिपचिपा और घृणास्पद पाता। वह खुद से कहता है कि इसे बीफ या फ्रेंच व्यंजनों की तरह समझो और शुरू करने के लिए अपने विघटन कौशल को सक्रिय करता है। लेकिन जिस क्षण वह इसे चखता है, वह भयभीत हो जाता है। वह आंतरिक रूप से चिल्लाता है कि यह भयानक है, इसका स्वाद नमकीन, खट्टा और बनावट गाढ़े बलगम जैसी है। अनुभव इतना बुरा है कि वह रुक जाता है। एक सिस्टम विंडो घोषणा करती है कि अपघटन विफल हो गया और कोई अनुभव अंक प्राप्त नहीं हुए। वह लाश को देखता है, द्वंद्व में है। वह इसे फेंकने पर विचार करता है, लेकिन उसे लगता है कि यह उस जीत को बर्बाद कर देगा जिसके लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी। वह खुद को याद दिलाता है कि उसे जल्दी से मजबूत होना चाहिए और वह खाने में नखरे नहीं कर सकता। वह लाक्षणिक रूप से इसे सहने का फैसला करता है, अपनी नाक पकड़ते हुए। हालांकि वह नोट करता है कि उसके पास कोई नाक नहीं है।
वह खुद को उस गंदे भोजन को निगलने के लिए मजबूर करता है। जंगल उसकी उबकाई की आवाजों से भर जाता है क्योंकि वह घृणास्पद भोजन को नीचे उतारने के लिए संघर्ष करता है। स्लाइम के एक खराब ढेर जैसा दिखते हुए वह खुद को घोंघे के मांस के साथ साथ पास के कुछ मशरूम खाने के लिए मजबूर करता है। जब वह आखिरकार खत्म करता है तो सिस्टम घोषणा करता है कि अपघटन पूरा हो गया है। वह लेवल 6 से 7 तक बढ़ने के लिए पर्याप्त अनुभव प्राप्त करता है और उसका शरीर ठीक हो जाता है। सिस्टम के दावे के बावजूद वह भयानक महसूस करता है। वह खाली लाल खोल के पास पिघले हुए ढेर में पड़ा रहता है। खाने से पहले की तुलना में अधिक बुरा महसूस करता है। वह अपनी स्थिति स्क्रीन की जांच करता है। अपघटन लेवल 6, धड़कन लेवल 3, जहर पे प्रतिरोध लेवल 3 और बर्स्ट लेवल 1। वह विश्लेषण करता है कि अभ्यास में उसके कौशल का क्या अर्थ है। अपघटन को केवल खाने के समान मानता है। वह अपने अन्य कौशलों का व्यंग्यात्मक अनुवाद करता है। धड़कन भागना है, जहर प्रतिरोध पिटना है और बर्स्ट भी भागना है। स्लाइम मोल्ड अपनी वास्तविकता को स्वीकार करता है। खुद से कहता है कि उसकी प्रजाति के लिए शिकायत करना बेकार है। वह विशाल हॉर्नेट जैसे शक्तिशाली जंगल के शिकारियों की कल्पना मांसल दिग्गजों के रूप में करता है। उसका तर्क है कि अपने कम आंकड़ों के साथ वह उन्हें उकसा भी नहीं सकता था, भले ही उसके पास हमले के कौशल होते। जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वह अपने धड़कन कौशल को फिर से अपग्रेड करने का फैसला करता है। कौशल लेवल 4 पर पहुंच जाता है और वह उत्सुकता से परीक्षण करता है कि वह कितना तेज हो गया है। वह लकड़ी पर अपनी गति को मापते हुए अपने स्लाइम शरीर को जितनी जल्दी हो सके धकेलता है। वह पाता है कि उसकी नई शीर्ष गति 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। हालांकि जब वह गणना करता है कि यह केवल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह निराश हो जाता है, यह महसूस करते हुए कि अपने प्रयासों के बावजूद वह अभी भी अविश्वसनीय रूप से धीमा है। एक हफ्ते बाद नायक एक लाल मशरूम पकड़े हुए एक खोखले लट्ठे के अंदर आराम कर रहा है। वह सोचता है कि जबकि लट्ठा सुरक्षित था, उसने स्थानीय भोजन समाप्त कर दिया है और केवल 2 लेवल प्राप्त किए हैं। अब एक नया आधार खोजने का समय है। निकलने से पहले वह अपना पेट और इन्वेंट्री भरने के लिए एक आखिरी बड़ी खोज का फैसला करता है। वह अपने शरीर को नस जैसे नेटवर्क में फैलाकर सर्च को सक्रिय करता है। वह एक साथ कई दिशाओं में अन्वेषण कर सकता है। उसकी खोज सीमा उसके स्वास्थ्य बिंदुओं के साथ बढ़ती है। उसका पीला शरीर जंगल की जमीन पर एक जीवित नक्शे की तरह फैलता है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने अपने शरीर के अंदर 3 सफेद मशरूम संग्रहित किए हैं। वह 6 छोटे घास मशरूमों को झपटते हुए अपनी पहुंच बढ़ाता है। वह समझाता है कि अपने शरीर के नियंत्रण के साथ वह या तो वस्तुओं को संग्रहित कर सकता है या उन्हें विघटित कर सकता है, जिससे उसकी दक्षता तुरंत बढ़ जाती है। जैसे ही वह नीले मशरूम के एक झुंड का उपभोग करता है, स्लाइम मोल्ड चारा खोजना जारी रखता है। एक बड़े नीले मशरूम का उपभोग करके सिस्टम अपघटन की पुष्टि करता है, उसे अनुभव देता है और जहर प्रतिरोध को लेवल 4 तक अपग्रेड करता है और उसके खोज नेटवर्क का विस्तार करता है। उसके पीले तंतु एक कठोर लाल वस्तु से टकराते हैं। सिस्टम तुरंत उसे सचेत करता है कि लक्ष्य को विघटित नहीं किया जा सकता है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, उसे एक तेज दर्द से नुकसान होता है। वह अपने शरीर को वापस खींचता है, यह पाकर परेशान होता है कि उसका सामना फिर से उस आदमी से हुआ है। हमलावर एसिड लिकर नामक कौशल का उपयोग करता है, जो हरे रंग के संक्षारक तरल का छिड़काव करता है। स्लाइम मोल्ड हमले की चपेट में आ जाता है, लेकिन राहत महसूस करता है कि उसकी अपग्रेड की गई गति ने उसे अधिकांश से बचने में मदद की। दुश्मन एक और एसिड घोंघा है। नायक ध्यान देता है कि यह वाला बहुत तेज है और सोचता है कि क्या एक ही प्रजाति के भीतर ताकत अलग अलग होती है। वह चतुराई से आगे बढ़ता है, आश्वस्त है कि घोंघा उसे दोबारा नहीं मार सकता। हालांकि घोंघा एक विनाशकारी क्लोज रेंज हमले का उपयोग करता है, जिससे स्लाइम मोल्ड बिखर जाता है और उसे भारी नुकसान होता है। घोंघा रुकता है, यह सोचकर कि वह जीत गया है, लेकिन नायक इस पल का उपयोग करता है। उसने जानबूझकर करीब आने के लिए प्रहार सहा और घोंघे के मुंह में एक जहरीला बैंगनी मशरूम धकेल दिया। वह जीव का मजाक उड़ाता है, यह सोचते हुए कि एक बार उसकी कमजोरी पता चल जाने पर उसे हराना आसान है। उनके बीच बुद्धि के अंतर का हवाला देता है। योजना तुरंत काम करती है। जैसे ही जहर उसके शरीर में फैलता है, एसिड घोंघा तड़पने लगता है। नायक फिर से पराजित दुश्मन का उपभोग करता है, घृणित स्वाद को सहता है। सिस्टम उसे शिकार के लिए पुरस्कृत करता है, उसका लेवल 9 से कर देता है। वह भोजन से भयानक महसूस करते हुए पिघले हुए ढेर में बैठा है, लेकिन यह स्वीकार करता है कि राक्षसों से मिलने वाला भारी अनुभव इसे सार्थक बनाता है। थोड़ी देर बाद स्लाइम मोल्ड एसिड घोंघे के लाल खोल को पीछे छोड़ देता है और घास वाले जंगल में अपनी यात्रा जारी रखता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसे सामने घनी घास से सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। यह मानकर कि यह एक और कमजोर घोंघा है, वह हंकारपूर्वक पुकारता है और छिपे हुए जीव को खुद को प्रकट करने का आदेश देता है। उसके लिए झटका यह है कि घास से जो जीव निकलता है वह घोंघा नहीं, बल्कि एक विशाल भयानक ब्लेड वाले पैरों वाला सेंटिपीड है। स्लाइम मोल्ड जम जाता है क्योंकि वह विशाल कीड़ा उस पर एक डरावनी छाया डालता है।
कनखजूरा अपने नुकीले नीले पैरों को फड़फड़ाता है, जिससे एक लयबद्ध डरावनी आवाज पैदा होती है। डरा हुआ नायक एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। कांपते हुए और यह महसूस करते हुए कि उसने गलती की है, कनखजूरा हमला करने के लिए नीचे झपटता है। घबराहट में नायक अपनी पिछली जीतने वाली रणनीति आजमाता है। वह एक जहरीला मशरूम ऊपर उठाता है, राक्षस को पीछे हटने के लिए चिल्लाता है। हालांकि रणनीति विफल हो जाती है। कनखजूरे के तेज जबड़े खाने से पहले ही मशरूम को आधा काट देते हैं। नायक कटे हुए मशरूम को गिरते हुए अविश्वास से देखता है। यह महसूस करते हुए कि उसकी चाल इस दुश्मन के खिलाफ बेकार है, राक्षस मायरियापॉड ब्लेड स्ट्रैंगल नामक कौशल के साथ हमला करता है, स्लाइम के चारों ओर अपना लंबा शरीर लपेटता है और उसे निचोड़ता। कनखजूरा अपने सिर को पीले स्लाइम में गाड़ देता है, नायक को काटने और फाड़ने की कोशिश करता है। हालांकि स्थिति बदल जाती है। कनखजूरा संघर्ष करता है, नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होता है। नायक को एहसास होता है कि उसका तरल शरीर ब्लेड के हमलों और जकड़न के प्रति प्रतिरक्षित है। शिकारी अब शिकार बन जाता है। जैसे ही स्लाइम मोल्ड फंसे हुए कीड़े को निगल लेता है, वह खुशी खुशी दिए गए अनुभव बिंदुओं को स्वीकार करता है और उसका उपभोग करता है। इस जीत से उत्साहित होकर नायक शिकार करना जारी रखता है। एक चट्टान पर एक बड़ा हरा बीतल देखता है। फिर वह एक उड़ते हुए हॉर्नेट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन विलाप करता है कि वह अभी भी उस तक पहुंचने के लिए बहुत छोटा है। फिर उसे एक कॉकरोच दिखाई देता है, लेकिन शुद्ध घृणा के साथ उसे बस इसलिए जाने देने का फैसला करता है क्योंकि वह उसे खाना नहीं चाहता। कुछ समय बाद नायक बड़े उत्साह के साथ जंगल की यात्रा करता है। मुंह में लाल मशरूम लिए गुनगुनाते हुए वह अपनी स्थिति वाली विंडो खोलता है, जो बड़ी वृद्धि को दर्शाती है। वह अब लेवल 13 का स्लाइम मोल्ड है, जिसके पास बेहतर कौशल हैं, धड़कन लेवल 8 और जहर प्रतिरोध लेवल 5। वह कुछ काई पर पीछे झुक जाता है, मांस खाने के बाद से अपने लेवल बढ़ने की गति से खुश है और अपनी क्षमताओं में फिर से आत्मविश्वास महसूस कर रहा है। स्लाइम मोल्ड कीड़ों के ऊपर, लेकिन फिर भी छिपकलियों, मेंढकों और टेरर बर्ड के नीचे खाद्य श्रृंखला में अपने स्थान की कल्पना करता है। वह फैसला करता है कि यह ऊंचा लक्ष्य रखने और विशाल मेंढक की टांगों का शिकार करने का समय है। आत्मविश्वास से भरा हुआ वह अजेय होने की कल्पना करता है, खुद को कीड़ों की लाशों के ढेर पर देखता है और इस दूसरी दुनिया पर राज करने का सपना देखता है। वह दलदली जंगल में एक मटमैले तालाब के किनारे पहुंचता है। वह पानी का अवलोकन करता है, यह सोचकर कि क्या नीचे मूल्यवान संसाधन छिपे हैं और क्या वह अन्वेषण करने के लिए अंदर गोता लगा सकता है। करके सीखने का फैसला करते हुए वह पानी में एक पीला तंतु डुबोता है। प्रतिक्रिया तत्काल और दर्दनाक होती है। उसका शरीर एक गुब्बारे की तरह सूज जाता है और वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि वह फटने वाला है। ऑस्मोटिक प्रेशर के माध्यम से वह सीखता है कि एक एक्कोशिकीय जीव के रूप में ताजा पानी उसकी कोशिकाओं में तेजी से घुसता है। उसे एहसास होता है कि यदि वह पानी में डूबा रहा तो वह लाल रक्त कोशिका की तरह फट जाएगा और मर जाएगा। वह जल्दी से अपना अंग वापस खींचता है, राहत महसूस करता है, लेकिन अपनी पानी के अंदर की योजना छोड़ने के लिए मजबूर होता है। अचानक तालाब से बुलबुले उठते हैं। एक बड़ा गहरा हरा कवचधारी जीव धीरे धीरे पानी से बाहर निकलता है। भ्रमित होकर नायक जीव की पहचान एक केकड़े के रूप में करता है। जीव में देखता है, अपने मुंह से झाग के बुलबुले छोड़ता है। उसका भ्रम भूख में बदल जाता है क्योंकि वह स्टीम्ड केकड़े की एक प्लेट की कल्पना करता है। इतने सारे घृणित कीड़ों के बाद वह उत्साहपूर्वक सोचता है कि यह आखिरकार सामान्य भोजन है। वह जीव को चकमा देने की कोशिश करता है, किनारे से एक दोस्ताना आवाज में दोस्त बनाने के लिए पुकारता है। हालांकि केकड़ा उसे नजरअंदाज करता है और पानी में एक खड़ी चट्टान पर चढ़ जाता है। वह वहां बैठकर अपने मुंह से बुलबुले छोड़ता। उसे एहसास होता है कि केकड़ा उसके पास नहीं आएगा। वह फैसला करता है कि पानी में अपनी जान जोखिम में डालना इसके लायक नहीं है। इसके बजाय वह जहरीले मशरूमों को घोलने और केकड़े को दूर से मारने के लिए पानी में विष डालने की योजना बनाता है। अचानक विशाल दलदली केकड़ा बबल बाराज का उपयोग करता है, अपने मुंह से एक उच्च दबाव वाली पानी की किरण छोड़ता है। धारा स्लाइम मोल्ड से जबरदस्त बल के साथ टकराती है, जिससे वह पीछे गिर जाता है। नायक स्तब्ध है कि एक साधारण पानी की बंदूक उसे इतनी बुरी तरह घायल कर सकती है। केकड़ा फिर से हमला करता है। स्लाइम मोल्ड बचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दूर भागता है, उसे और अधिक नुकसान होता है। वह आने वाले पानी के प्रहारों को रोकते हुए एक बड़े पेड़ की जड़ के पीछे छिप जाता है। जोर जोर से सांस लेते हुए वह महसूस करता है कि यह प्रतिद्वंद्वी उन कीड़ों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है जिनका वह शिकार करता रहा है। वह फैसला करता है कि अभी भागना उसे एक लक्ष्य बना देगा, इसलिए वह छिप जाता है और इंतजार करता है, इस उम्मीद में कि केकड़ा अपना धैर्य खो देगा। अचानक एक जोरदार छप की आवाज सुनाई देती है जब केकड़ा अपने स्थान से नीचे कूदता है। नायक पेड़ के पीछे से झांकता है, यह सोचकर कि क्या राक्षस ने आखिरकार हार मान ली है। उसके लिए आतंक तब होता है जब विशाल दलदली केकड़ा तालाब से बाहर जमीन पर चढ़ आता है। केकड़ा आक्रामक रूप से अपने पंजे पटकता है। वह डैश को सक्रिय करता है, दूरी कम करने के लिए भयानक गति से बगल की ओर सरकता है।
नायक स्तब्ध होकर शिकारी को अपने छिपने के स्थान की ओर बढ़ते हुए देखता है, यह महसूस करते हुए कि केकड़ा उसे खाना चाहता है। स्लाइम मोल्ड घबरा जाता है और पागलों की तरह पेड़ के तने पर चढ़ जाता है। स्लाइम मोल्ड पेड़ से चिपक जाता है, केकड़े की ओर नीचे देखता है। वह राहत महसूस करता है, यह सोचकर कि वह ऊपर चढ़कर पानी के हमलों से बच सकता है। उसे पछतावा होता है कि वह कितनी जल्दी शिकारी के बजाय शिकार बन गया। ऊपर से एक चहचहाहट की आवाज उसकी राहत में बाधा डालती है। वह ऊपर देखता है तो उसे लाल आंखों वाला एक बड़ा सफेद मकड़ा अपनी ओर नीचे चढ़ता हुआ दिखाई देता है। बिना डरे नायक तिरस्कार पूर्वक एक तंतु लहराता है मकड़े को हटने के लिए कहता है। चूंकि वह केकड़े के साथ व्यस्त है, वह अहंकार पूर्वक मकड़े को कृतघ्न न होने की चेतावनी देता है, यह शेखी बघारते हुए कि उसने इसके जैसे कई कीड़े खाए हैं। मकड़ा पीछे नहीं हटता। वह आक्रामक रूप से फुफकारता है, उसकी लाल आंखें चमकती हैं। मकड़ा अचानक एराक्निड स्लैश का उपयोग करता है, उसका अगला पैर बिजली की गति से ब्लेड की तरह प्रहार करता है। नायक के लिए झटका यह है कि हमला उसके शरीर को काट देता है, जिससे स्लाइम का एक बड़ा टुकड़ा अलग हो जाता है। मकड़ा उस कटे हुए स्लाइम को पकड़कर खा जाता है। नायक भ्रमित है, यह सोचकर कि वह ब्लेड के प्रति प्रतिरक्षित था। एक स्थिति विंडो से पता चलता है कि लेवल 16 के मकड़े राक्षस के पास तलवारबाजी लेवल 8 है। इससे पहले कि वह इसे समझ पाता, उच्च दबाव वाली पानी की एक फुहार उससे कुछ इंच की दूरी पर पेड़ के तने से टकराती है। बौछार उसे और अधिक नुकसान पहुंचाती है। उसे एहसास होता है कि वह ऊपर तलवार चलाने वाले मकड़े और नीचे पानी की बंदूक वाले केकड़े के बीच फंस गया है। वह अपने रास्ते को रोकने वाले भयानक मकड़े की ओर ऊपर देखता है, अपनी खराब किस्मत को कोसता है। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह जमीन पर एक और बंद गली में फंस गया है। विशाल दलदली केकड़ा निशाना साधता है और पेड़ के ऊपर एक और बबल बैराज छोड़ता है। नायक बच निकलता है। आखिरी सेकंड में पानी की किरण उसे चूक जाती है और सीधे मकड़े राक्षस के चेहरे पर लगती है। विस्फोट के बल से मकड़ा पेड़ से गिर जाता है। मकड़ा राक्षस नीचे गिरता है, बिना उकसावे के हुए हमले पर क्रोधित होकर। वह तुरंत केकड़े पर सफेद रेशमी जाल की धारा फेंककर जवाबी कार्रवाई करता है। मकड़ी का जाल विशाल दलदली केकड़े पर लगता है, जिससे उसकी गतिविधियां बाधित होती हैं। मौके का फायदा उठाते हुए मकड़ा राक्षस नीचे कूदता है और केकड़े के कठोर खोल पर एराक्निड स्लैश का उपयोग करता है। केकड़ा मकड़े के पैर को रोकने के लिए अपने खोल को कठोर करते हुए क्रस्टेशियन कैरापेस से अपना बचाव करता है। केकड़ा अपने पंजों को पटकते हुए क्रस्टेशियन क्लैंप से जवाबी हमला करता है, जबकि मकड़ा चिमटों से बचने के लिए एराक्निड सिल्क कंट्रोल का उपयोग करता है। केकड़ा अपने पंजों को जकड़ने वाले चिपचिपे जालों से परेशान है। इस बीच पेड़ की ऊंचाई से नायक अराजकता को देखता है। वह आंतरिक रूप से जश्न मनाता है कि अपने दुश्मनों को एक दूसरे के खिलाफ करने की उसकी योजना सफल हो गई है। नीचे लड़ाई जारी है। केकड़ा अपने मुंह से बुलबुले निकालता है, अपने पंजों से जाल हटाने के लिए संघर्ष करता है। मकड़ा राक्षस पल का फायदा उठाता है, केकड़े की आंख के डंठल पर एक सटीक प्रहार करता है। इससे रोशनी और दर्द का विस्फोट होता है। मकड़ा फुफकारता है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन विशाल दलदली केकड़ा अपना भारी पंजा हिंसक रूप से घुमाता है, जिससे मकड़े को भारी प्रहार से बचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चुस्त मकड़ा राक्षस हवा में उछलता है, केकड़े के अनाड़ी हमलों से बचता है। विशाल दलदली केकड़ा जमीन पर संघर्ष करता है, उसका भारी पंजा घने सफेद जाल से बंधा हुआ है। केकड़े की गतिहीनता का लाभ उठाते हुए मकड़ा एराक्निक सिल्क कंट्रोल का उपयोग करता है। बिजली की गति से चलते हुए केकड़े को रेशमी जेल में लपेट देता है। केकड़ा जल्द ही असहाय हो जाता है और पूरी तरह से कोकून में बंद हो जाता है, जबकि मकड़ा पेड़ से अपनी जीत का दावा करने के लिए उसके खोल पर चढ़ जाता है। नायक स्लाइम मोल्ड आश्चर्य के साथ देखता है। वह सोचता है कि बदबूदार केकड़ा किराने की दुकान के केकड़े की तरह बंधा हुआ है और वह हैरान है कि छोटे मकड़े ने बड़े शिकारी पर बाजी मार ली। मकड़ा केकड़े के चेहरे के ऊपर मंडराता है, दावत के लिए तैयार है। केकड़ा वापस घूरता है, मुंह से झाग के बुलबुले निकलते हैं। बुलबुले जल्दी से इकट्ठा होते हैं, एक अजीब दबाव के साथ चमकते हैं। अचानक केकड़े के मुंह से संकुचित पानी का एक विशाल ब्लेड एक गूंजती आवाज के साथ निकलता है, जो हवा को चीर देता है। हमला पानी के ब्लेडों का एक बवंडर बनाता है, जो तुरंत रेशमी कोकून को टुकड़ों में काट देता है। धमाके की चपेट में आकर मकड़ा राक्षस तुरंत टुकड़ों में कट जाता है। हवा में केकड़े का हताश जवाबी हमला चारों दिशाओं में पानी के कटरों का तूफान पैदा करता है। पानी का एक भटका हुआ ब्लेड पेड़ के तने को काट देता है, जो नायक को कुछ इंच से चूक जाता है। वह कांप उठता है, यह महसूस करते हुए कि केकड़े की उत्तरजीविता की प्रवृत्ति ने एक विनाशकारी छिपी हुई शक्ति को सक्रिय कर दिया है। नीचे विशाल दलदली केकड़ा थकान से गिर जाता है। जैसे ही उसका एड्रेनालाइन कम होता है, वह पानी की एक अंतिम कमजोर धारा थूकता है। लड़ाई मकड़े राक्षस के अंगों के ढेर और केकड़े के ऊर्जाविहीन होकर स्थिर पड़े होने के साथ समाप्त होती है। नायक पेड़ की जड़ों के पीछे से झांकता है, हिलने से पहले भयानक पानी के हमलों के रुकने का इंतजार करता है। एक बार जब अराजक त्रिकोणीय लड़ाई खत्म हो जाती है, तो जंगल में सन्नाटा छा जाता है। मकड़ा राक्षस टुकड़ों में है
और विशाल दलदली केकड़ा अपने जाल में असहाय पड़ा है। यह देखकर कि खतरा टल गया है, नायक स्लाइम मोल्ड अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलता है। वह स्थिर केकड़े के पास जाता है, अपनी ऊर्जा बर्बाद करने, बेतहाशा पानी चलाने और दयनीय स्थिति में पहुंचने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। हालांकि उसके सामने दुविधा है कि इस मजबूत जीव को कैसे खत्म किया जाए। इसका दम घोंटना बहुत खतरनाक है और वह इसके बंद मुंह में मशरूम नहीं ठूंस सकता। वह केकड़े के ठीक होने से पहले जल्दी से कार्रवाई करने का निर्णय लेता है। एक हथियार की तलाश में उसकी नजर पास में एक बड़ी भारी चट्टान पर पड़ती है। वह पत्थर के ऊपर अपना शरीर फैलाता है और स्लाइम स्पेस का उपयोग करके उसे अपनी इन्वेंट्री में समाहित करने की कोशिश करता है। लेकिन सिस्टम की एक टूटी चमकती है, अपर्याप्त स्थान। उसे एहसास होता है कि उसकी भंडारण क्षमता उसके हेल्थ पॉइंट्स पर निर्भर करती है, जो बहुत कम है। चट्टान को फिट करने के लिए युद्ध के बाद अपने संग्रह को बचाने के बजाय शिकार को चुनते हुए वह इन्वेंट्री में जगह खाली करने के लिए अपने पूरे मशरूम संग्रह की उल्टी कर देता है। इन्वेंट्री साफ होने के साथ वह विशाल पत्थर को अपने शरीर में सफलतापूर्वक सोख लेता है। अत्यधिक भार उसके पीले शरीर को फुला देता है और वह एक भारी आवाज के साथ जमीन से टकराता है। वह वजन के बारे में शिकायत करता है, लेकिन आगे बढ़ता रहता है। अपने पत्थर से भरे भारी शरीर को घसीटते हुए वह धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ता है और खुद को फंसे हुए राक्षस के काफी ऊपर स्थित कर लेता है। वह केकड़े की ओर नीचे देखता है और घोषणा करता है कि वह उसकी जान लेने आया है। गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए नायक पेड़ को छोड़ देता है और लक्ष्य की ओर पत्थर की तरह गिरता है। विशाल दलदली केकड़ा आकाश से गिरती विशाल पीली वस्तु को आतंक से ऊपर देखता है। एक अंतिम प्रयास में वह अपने मुंह से पानी की एक आखिरी उच्च दबाव वाली धारा छोड़ता है। पानी की वह फुहार गिरते हुए पत्थर और स्लाइम से टकराती है, लेकिन उसका संवेग बहुत अधिक है। नायक नुकसान को सह लेता है। अपने दुश्मन को कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित केकड़ा प्रभाव के लिए खुद को तैयार करता है, क्योंकि उस पर छाया पड़ती है। एक बहरा कर देने वाली गूंज के साथ पत्थर से भरा स्लाइम मोल्ड केकड़े के खोल से टकराता है, जिससे एक विशाल शॉकवेव पैदा होती है। धूल जमने पर नायक कुचले हुए केकड़े के खोल पर दिखाई देता है। सिस्टम शिकार की पुष्टि करता है, उसे लेवल 14 के लिए पर्याप्त अनुभव और 5 स्किल पॉइंट्स प्रदान करता है। अपने जीवित बचने और जीत पर खुशी से झूमते हुए नायक पागलों की तरह हंसता है, अंतिम जीवित बचे रहने के रूप में अपनी विजय का जश्न मनाता है। एक भी पल बर्बाद किए बिना वह अपने ताजा शिकार पर बैठ जाता है और खुशी खुशी घोषणा करता है कि यह दावत का समय है। स्लाइम मोल्ड नायक उत्सुकता से अपने कठिन परिश्रम से प्राप्त भोजन का आनंद लेने की तैयारी करता है। केकड़े के उल्टे खोल पर एक रसोइये की तरह बैठकर वह केकड़े के अंगों और अंडों को सूप के कटोरे की तरह खोल में सजाता है और पैर के मांस के एक टुकड़े का उपयोग बर्तन के रूप में करता है। मकड़े के अवशेषों को नजरअंदाज करते हुए वह सफेद केकड़े के मांस को समृद्ध पीले अंडों में डुबोता है, खाने के लिए तैयार। उसका पहला निवाला उसे स्वाद से भर देता है। दिनों तक सड़ी हुई लकड़ी, घोंघे और कीड़े खाने के बाद ताजा समुद्री भोजन का स्वाद उसके दिमाग में एक स्वाद विस्फोट जैसा है। उसकी स्लाइम वाली आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अच्छा खाना आत्मा को सुकून देता है। वह इस खतरनाक दुनिया में जीवित रहने और अधिक स्वादिष्ट भोजन खोजने के अपने संकल्प को दोहराता है। वह सब कुछ खा लेता है, कुछ भी बर्बाद नहीं छोड़ता और एक लट्ठे पर लेट जाता है, पेट भरा और संतुष्ट। एक स्टेटस विंडो दिखाती है कि वह अब 168 स्वास्थ्य बिंदुओं के साथ लेवल 14 पर है। वह पूरी तरह से ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करता है। अपनी भूख मिटने के बाद नायक अपनी नई ऊर्जा का उपयोग एक प्रयोग के लिए करने का निर्णय लेता है। वह एक पत्थर के सामने बैठता है और अपने शरीर की आंतरिक संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर की मांसपेशियों को कसकर निचोड़ता है। दबाव के कारण उसकी इकलौती आंख बाहर निकल आती है, क्योंकि वह कोशिश के मारे आंतरिक रूप से चिल्लाते हुए कुछ बाहर निकालने की कोशिश करता है। हाँफते हुए वह पत्थर को घूरता है और शक्ति को बाहर आने का आदेश देता है। उसे केकड़े के बबल बैराज हमले की याद आती है और वह तर्क देता है कि अभ्यास के माध्यम से कौशल सीखे जा सकते हैं। केकड़े ने पानी को शूट करने के लिए उसे संकुचित किया था और वह सोचता है कि एक स्लाइम मोल्ड को भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। नए दृढ़ संकल्प के साथ वह अपने आंतरिक तरल पदार्थों को फिर से निचोड़ता है, हमले के प्रकट होने के लिए मंत्र जपता है। नायक अपने शरीर को निचोड़कर केकड़े के हमले की नकल करने की कोशिश करता है। वह जोर लगाता है, लेकिन उसके पिछले हिस्से से गलत दिशा में केवल कुछ कमजोर फुहारें निकलती हैं। वह फिर से कोशिश करता है, आवाजें निकालते हुए आगे की ओर निशाना साधता है, लेकिन पीला तरल केवल कमजोर रूप से टपकता है। थककर वह एक पोखर में पिघल जाता है। वह शिकायत करता है कि वह तरल की दिशा या बल को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है और हार मान लेता है, लेकिन उसकी हताशा दृढ़ संकल्प में बदल जाती है। असफल होने से इनकार करते हुए वह अपने पूरे शरीर को तान देता है और अपने आंतरिक तरल पदार्थों को सीमा तक संकुचित कर देता है। अचानक उसके शरीर से बड़ी शक्ति के साथ पीले तरल का एक उच्च गति वाला जेट निकलता है, जो उसके बर्स्ट लेवल एक कौशल को सक्रिय करता है। वह प्रक्षेप्य केकड़े के खोल से टकराता है,
जिससे उसमें छेद हो जाता है। सिस्टम घोषणा करता है कि उसका बर्स्ट कौशल एक नए हमले साइटोप्लाज्म जेट में विकसित हो गया है। सिस्टम समझाता है कि यह कौशल अपने स्वयं के शरीर के द्रव्यमान को प्रक्षेप्य के रूप में लॉन्च करने के लिए उसके आंतरिक साइटोप्लाज्म का उपयोग करता है। नायक हंसता है, यह जानकर रोमांचित है कि वह अभ्यास के माध्यम से कौशल विकसित कर सकता है। वह अचानक चिंतित होकर रुक जाता है। उसे याद आता है कि उसके पिछले कौशल में 5 मिनट का कूलडाउन था, और वह सोचता है कि क्या इस हमले में भी ऐसा ही है। इसका परीक्षण करने के लिए वह जल्दी से 2 और शॉट चलाता है। उसे खुशी होती है कि वह एक तीव्र बौछार करता है, जिससे केकड़े का खोल बार बार छिद जाता है। सिस्टम पुष्टि करता है कि इस कौशल का कोई कूलडाउन नहीं है। लगातार फायरिंग के बाद कौशल लेवल 2 पर अपग्रेड हो जाता है। हालांकि उसे इस शक्ति की भारी कीमत का एहसास होता है। वह एक पतली छड़ी की तरह सिकुड़ गया है। सिस्टम अलर्ट चेतावनी देता है कि उसका स्वास्थ्य गंभीर है, क्योंकि प्रत्येक शॉट गोला बारूद के रूप में उसके अपने बायोमास स्वास्थ्य बिंदुओं का उपयोग करता है। उसे एहसास होता है कि जादू के बिना उसका शरीर ही उसका एकमात्र युद्ध संसाधन है। थोड़ा निराश होकर कि वह एक जादूगर नहीं बन सकता, वह अपने खोए हुए द्रव्यमान को पुनः प्राप्त करने के लिए केकड़े को खाता है। खाते समय उसे एक विचार आता है। यदि खाने से उसकी शक्ति बहाल होती है, तो क्या होगा यदि वह अपने शरीर के उन हिस्सों को खा ले जो पहले कट गए थे। वह खोजता है और उसे घास पर अपने पीले स्लाइम का एक बड़ा टुकड़ा मिलता है। वह टुकड़ा आश्चर्यजनक रूप से बड़ा दिखता है, और वह सोचता है कि क्या मकड़े के काटने पर उसने इतना द्रव्यमान खो दिया था। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए वह अलग हुए टुकड़े को अपने मुख्य शरीर से स्पर्श करता है, जिससे रिक्लेमेशन सक्रिय हो जाता है। जैसे ही वह टुकड़े को सोखता है, उसे उसके परिप्रेक्ष्य से यादों का अनुभव होता है। वह खुद को मकड़े से लड़ते हुए और पत्थर गिराते हुए देखता है, लेकिन बाहर से यह महसूस करते हुए कि कटे हुए टुकड़े की अपनी चेतना थी। स्लाइम मोल्ड को अपने शरीर के बारे में कुछ शानदार एहसास होता है। कटे हुए हिस्से, हालांकि उनमें चेतना की कमी होती है, फिर से अवशोषित होकर स्वतंत्र रूप से चीजों को विघटित कर सकते हैं। बाद में वह उनके द्वारा यत्र किए गए स्वास्थ्य और अनुभव को इकट्ठा कर सकता है। प्रसन्न होकर वह एक धुन गुनगुनाता है, यह सोचते हुए कि उसे सिस्टम में कोई बग या एक्सप्लॉइट मिल गया है। वह अलग अलग स्थानों पर काम करने के लिए कई टुकड़े भेजने की कल्पना करता है, जिससे उसका अकेला मुंह कई मुंह में बदल जाएगा, ताकि उसके लेवल बढ़ने की गति काफी बढ़ सके। वह तुरंत डिवीजन का उपयोग करके इस सिद्धांत का परीक्षण करता है। उसके पीले शरीर का एक हिस्सा अलग हो जाता है, जिससे उसे 10 स्वास्थ्य बिंदुओं का नुकसान होता है। लेकिन उसका मुख्य शरीर और विभाजित हिस्सा दोनों ही कमजोर दिखते हैं। उसे एक सीमा का एहसास होता है। यदि उसका स्वास्थ्य 30 से नीचे गिर जाता है, तो वह 198 के अधिकतम स्वास्थ्य के साथ भुखमरी की खतरनाक स्थिति में प्रवेश कर जाता है। वह तर्क देता है कि अपने स्वास्थ्य की भरपाई के लिए पर्याप्त भोजन के साथ वह जितने चाहे उतने क्लोन बना सकता है। वह अपने शरीर पर जोर डालता है। वह अपने मुख्य रूप से स्लाइम का एक बड़ा टुकड़ा जबरदस्ती फाड़ देता है, जिससे एक ठोस क्लोन बनाने के लिए 30 का नुकसान होता है। अलग हुआ पीला लोथड़ा हिलता, डुलता है और अपने आप चलता है, जो प्रयोग की सफलता की पुष्टि करता है। वह खुद को निंजा हेडबैंड पहने हुए कल्पना करता है, यह महसूस करते हुए कि यह क्षमता एक प्रसिद्ध मंगा की शैडो क्लोन तकनीक की तरह है। उत्साहित होकर वह मुक्का उठाता है और घोषणा करता है कि अब काम शुरू करने का समय है। वह एक छोटे स्लाइम क्लोन को एक सूखे लट्ठे को विघटित करने का आदेश देता है। वह अन्यों को पास के मशरूम के ढेर की ओर निर्देशित करता है। उसकी स्थिति स्क्रीन दिखाती है कि वह 198 एचपी के साथ लेवल 14 का स्लाइम मोल्ड है, और उसके पास अपघटन, धड़कन, जहर प्रतिरोध और साइटोप्लाज्म जेट जैसे कौशल हैं। वह संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए क्लोन भेजने से संतुष्ट है, जबकि वह खुद पीछे रहकर मकड़े के बचे हुए मांस को खाता है, ताकि उसका मुख्य शरीर सुरक्षित रहे और पूर्ण स्वास्थ्य पर रहे। अपने शरीर में महारत हासिल करते हुए वह खुद को एक शांत मानव रूपी बख्तरबंद रूप में कल्पना करता है। अविश्वसनीय रूप से मजबूत महसूस करते हुए वह युद्ध का विश्लेषण करता है, एक हथियार से होने वाले सामान्य प्रहार को अपने अंदर से बिना नुकसान पहुंचाए गुजरते हुए देखता है। वह तर्क देता है कि एक सामान्य वार या एक शक्तिशाली ऊर्जा वार भी विफल हो जाएगा, क्योंकि उसका तरल शरीर बस फिर से जुट जाएगा। वह निष्कर्ष निकालता है कि शारीरिक हमले उसे खतरा नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो जाती है जब वह उस एक चीज के बारे में सोचता है जिससे वह अभी भी डरता है। वह अपनी शारीरिक प्रतिरक्षा पर विचार करता है, यह सोचते हुए कि क्या वह अजेय है। वह एक जादुई हमले की चपेट में आने की कल्पना करता है, यह सवाल करते हुए कि क्या जादू उसे मार सकता है। चूंकि शारीरिक हमले विफल हो जाते हैं, वह सोचता है कि क्या उसने अभी तक जादू नहीं देखा है, क्योंकि यह दुनिया केवल एक जंगली पशु साम्राज्य है। वह मटमैले पानी में एक जाल बिछाता है, जिसमें शिकार को लुभाने के लिए चारे के रूप में अपने पीले शरीर के छोटे टुकड़ों का उपयोग करता है। एक विशाल दलदली केकड़ा पानी से बाहर निकलता है और चारे को झपट लेता है। हालांकि उसने पानी से घास तक जाने वाले स्लाइम के टुकड़ों का एक निशान बिछाया है। केकड़ों का एक समूह भोजन के निशान का पीछा करता है,
इस बात से अनजान कि उन्हें एक किल जोन की ओर ले जाया जा रहा है। केकड़े पीले लोथड़ों को खाना जारी रखते हैं और जमीन के अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं। काफी ऊपर वह एक पेड़ से चिपका हुआ है, नीचे इकट्ठा होते केकड़ों को देख रहा है। जैसे ही वे चारे का निशान खत्म करते हैं, केकड़े अचानक ऊपर देखते हैं और उन पर पड़ती एक विशाल छाया को नोटिस करते हैं। वह फिर से पेड़ की शाखा को धक्का देता है, गुरुत्वाकर्षण को अपने हथियार के रूप में उपयोग करते हुए। शाखा विनाशकारी बल के साथ नीचे गिरती है और तुरंत केकड़ों को कुचल देती है। वह शाखा पर जश्न मनाता है क्योंकि सिस्टम सूचनाओं की झड़ी लगा देता है। एक साथ 6 केकड़ों को हराने से उसे लेवल 14 से 15 तक जाने के लिए पर्याप्त अनुभव मिलता है। वह जमीन पर गिरता है, बचे हुए लोगों को पत्थर से खत्म करता है और खाने की तैयारी करता है। केकड़े के मांस को विघटित करने के बाद उसका स्वास्थ्य पूरी तरह बहाल हो जाता है। वह साफ खोलों को देखता है, अपनी कुशल खेती पद्धति से संतुष्ट। अब उच्च स्तर पर होने के कारण वह युद्ध का अभ्यास करने का निर्णय लेता है। लक्ष्य के रूप में एक पत्थर के सामने केकड़े का खोल स्थापित करता है। अपने मन में वह एक शानदार बंदूकधारी है जो प्लाज्मोडियल बैराज नामक कौशल चलाने की तैयारी कर रहा है। वास्तविकता में वह पीले स्लाइम की गोलियों का एक तीव्र तूफान छोड़ता है जो गति और बल के साथ लक्ष्य पर प्रहार करता है। प्रभाव से लक्ष्य से धुआं निकलता है और सिस्टम उसके प्लाज्मोडियल बैराज की घोषणा करता है। साइटोप्लाज्म जेट स्किल लेवल 5 से 6 पर पहुंच गई। हालांकि गहन प्रशिक्षण अपना असर दिखाता है। नायक को सिकुड़ा हुआ और सूखा हुआ दिखाया गया है। गोला बारूद के रूप में अपने स्वयं के शरीर के द्रव्यमान का उपयोग करने के कारण उसका स्वास्थ्य गंभीर रूप से कम है। जैसे ही वह ऑन्टोफेगी की स्थिति से उबरने के लिए मशरूम खाता है, वह नोट करता है कि 2 दिनों के कड़े प्रशिक्षण के बाद उसके हमलों की शक्ति और सटीकता दोनों में काफी सुधार हुआ है। वह अपने स्टैमिना का विश्लेषण करता है, यह नोट करते हुए कि वह अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डाले बिना केवल 30 साइटोप्लाज्म जेट शॉट चला सकता है। वह सोचता है कि अपने शरीर का अधिक उपयोग किए बिना उन्हें और अधिक घातक कैसे बनाया जाए। एक पत्थर में जहरीला मशरूम उठाते ही उसे एक विचार आता है। अपने गोला बारूद में सामग्री जोड़ने का निर्णय लेते हुए वह सिद्धांत देता है कि स्लाइम प्रक्षेप्य में एक जहरीले मशरूम को लपेटने से दूर से जहर का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह स्लाइम के भीतर एक पत्थर को बंद करने से शॉट के शारीरिक प्रभाव में काफी वृद्धि होगी। वह इसका तुरंत परीक्षण करता है, एक पत्थर मिश्रित शॉट चलाता है जो एक जोरदार आवाज के साथ लक्ष्य पर लगता है, जिससे इसकी शक्ति सिद्ध होती है। प्रसन्न होकर वह हंकारपूर्वक खुद को ऐसा बहुमुखी हमला आविष्कार करने के लिए जीनियस कहता है। एक धीमी कूक उसकी खुशी में बाधा डालती। वह पास के एक पेड़ के खोखले में एक अजीब रोशनी देखता है और सोचता है कि क्या यह कोई पक्षी है या जुगनू। उत्सुक होकर वह शोर की जांच करने के लिए पेड़ के पास जाता है। वह तने पर चढ़ता है और सीधे चमकते छेद में झांकता है। उसके लिए झटका यह है कि वह एक चमकते नीले जादुई उल्लू के सामने है। उसकी जादुई आभा उसे आतंकित कर देती है। वह तुरंत घबरा जाता है, आंतरिक रूप से चिल्लाता है। उसका सबसे बुरा डर सच हो गया है। उसे एक ऐसा राक्षस मिल गया है जो जादू का उपयोग कर सकता है। किसी जादू के डर से वह पेड़ से गिर जाता है और बचने के लिए पागलों की तरह वहां से खिसक जाता है, लेकिन उल्लू उसका पीछा नहीं करता। वह शांति से पेड़ पर बैठा रहता है, उसे भागते हुए देखता है। यह कोई जंगली जानवर नहीं है, बल्कि सिम्बायोटिक स्क्राइंग नामक एक जादुई कौशल है। बहुत दूर एक मानव महिला दूरबीन की तरह अपने हाथ से देखती है। उसकी दाहिनी आंख उल्लू जैसी ही नीली रोशनी से चमकती है, जो दिखाती है कि वह उसकी दृष्टि साझा करती है। वह 2 अन्य साहसी लोगों के साथ एक बड़े बख्तरबंद जंगली सुअर पर सवार है। जब एक दाढ़ी वाला आदमी पूछता है कि क्या उसे कुछ मिला, तो वह अपना हाथ नीचे करती है और उत्तर देती है कि उसने कुछ महत्वपूर्ण नहीं देखा, बस एक अजीब छोटा राक्षस। मानव साहसियों का समूह जंगल में आगे बढ़ता है। गुलाबी बालों वाली स्काउट को यह अजीब लगता है। उन्होंने कोई उच्च स्तर का राक्षस नहीं देखा है। दाढ़ी वाला योद्धा नन्ही स्टील बैग को सतर्क रहने और रास्ता दिखाने के लिए कहता है, यह चिंतित होते हुए कि गिल्डमास्टर से उनका जादुई संपर्क कट गया है। इस बीच स्लाइम मोल्ड घबराया हुआ है, जितनी जल्दी हो सके भाग रहा है, यह मानते हुए कि उल्लू ने उसे देख लिया है। वह जादू का उपयोग करने वाले को उकसाने से डरता है और जानता है कि वह उस आदमी से उलझ नहीं सकता। वह एक नदी पर पहुंचता है, दूसरी तरफ सुरक्षित रहने की उम्मीद करता है, लेकिन वह अनिश्चित है कि इस अंतर को कैसे पार किया जाए। भौतिकी और संवेग प्रमेय को याद करते हुए वह खुद को हवा में लॉन्च करता है। बीच उड़ान में वह अपने प्लाज्मोडियल बैराज कौशल को सक्रिय करता है। हमला करने के बजाय वह प्रपल्शन के लिए स्लाइम प्रक्षेपियों को पीछे की ओर फायर करता है। यह कदम काम कर जाता है, लेकिन उसे खुद के नुकसान के 80 अंक भुगतने पड़ते हैं। जैसे ही वह रॉकेट की तरह आगे बढ़ता है, बल उसे पेड़ों के ऊपर से ऊंचा पहुंचा देता है, जिससे वह आसानी से नदी पार कर लेता है। वह दूसरी तरफ गिरता है, थका हुआ लेकिन राहत महसूस करता है। यह सोचते हुए कि वह खतरे से बच गया है, वह स्वास्थ्य लाभ के लिए सूखी लकड़ी खाता है। यह महसूस करते हुए कि हालांकि वह अपने लेवल के लिए मजबूत है, एक उच्च स्तर का प्रतिद्वंद्वी उसे तुरंत मार देगा। अचानक उस पर एक भयानक दबाव उतरता है। एक गहरी उग्र लाल आभा
वह जम जाता है, सांप की पूंछ वाले टेरर बर्ड से भी अधिक भयानक उपस्थिति महसूस करता है। वह मान लेता है कि जादुई उल्लू ने उसे ढूंढ लिया है। वह धीरे धीरे मुड़ता है, लेकिन महसूस करता है कि डर का स्रोत उल्लू नहीं है। जंगल की जमीन पर सफेद तराजू और काले नाखून वाला एक विशाल कटा हुआ पंजा पड़ा है। यह नीचे के पेड़ों को कुचलने के लिए पर्याप्त विशाल है। वह भ्रम में घूरता है, उसकी इकलौती आंख जो देख रही है उसे समझने की कोशिश करती है। एक विशाल उंगली। उसका डर सुखद लालच में बदल जाता है। वह इस अंग को एक पौराणिक गोल्डन फिंगर के रूप में देखता है, जो चीट जैसी शक्ति वृद्धि के लिए एक कहानी का शब्द है। वह जानता है कि यदि वह इस उच्च स्तर के राक्षस के हिस्से को सोख लेता है तो उसे अपार शक्ति मिलेगी और संभवतः एक विशाल विकास प्राप्त होगा। वह अपनी किस्मत पर पागलों की तरह हंसता है। वह तुरंत गोल्डन फिंगर का उपभोग करने की कोशिश करता है, तराजू पर अपना शरीर फैलाता है और इसकी शक्ति को सोखने के लिए अपने विघटन कौशल को सक्रिय करता है। वह वस्तु के चारों ओर अपने स्लाइम तंतु लपेटता है, सतह को तोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि वह इसे पचाने के लिए संघर्ष करता है, प्रक्रिया को कठिन और दर्दनाक पाता है। सिस्टम अलर्ट चमकता है, अपघटन विफल। उसका कौशल बहुत कम है या लेवल का अंतर बहुत अधिक है। लक्ष्य की अभेद्यता सक्रिय हो जाती है और उसकी भारी शक्ति उसकी कोशिकाओं को पीछे धकेल देती है। अनुभव प्राप्त करने के बजाय उसे लगातार नुकसान होता है। 20 जैसे ही उंगली की ऊर्जा उसे जलाती है, यह महसूस करते हुए कि वह खुद को मार रहा है, वह भागने के लिए ऑन्टोटॉमी को सक्रिय करता है और संबंध तोड़ देता है। विफल भोजन से पीछे हटते ही उसके शरीर का एक टुकड़ा उठ जाता है। वह अफसोस के साथ उंगली को देखता है, केवल छोटे +1 अनुभव बिंदु देखता है। वह अपने अपघटन कौशल को अपग्रेड न करने के लिए खुद को कोसता है। वह अपनी स्थिति पर शोक व्यक्त करता है। उसे महसूस होता है कि उसके पास एक बड़ा खजाना है जिसका वह उपयोग नहीं कर सकता। उसे एहसास होता है कि वह इसे विघटित नहीं कर सकता और उसकी इन्वेंट्री इसे ले जाने के लिए बहुत छोटी है। वह लेवल बढ़ाने के लिए इसे छोड़ने का फैसला करता है ताकि अपने कौशल को अधिकतम कर सके और बाद में इसके लिए वापस लौट सके। जैसे ही वह यह योजना बनाता है, उसके नीचे जमीन हिंसक रूप से हिलने लगती है। कटी हुई उंगली अचानक सक्रिय हो जाती है। ऊर्जा के साथ चमकते हुए जमीन से रॉकेट की तरह निकलती है। वह धरती को चीरती है, सीधे ऊपर उठती है और जंगल की छतरी से टकराती है। वह स्तब्ध होकर अपनी गोल्डन फिंगर को खुद ही उठते हुए देखता है। लॉन्च से शॉकवेव्स और मलबा उठता है। वह अपनी ओर आते हुए एक धमाके को देखता है, यह महसूस करते हुए कि वह बीच में फंस गया है। विस्फोट उसके पास जमीन से टकराता है, जिससे एक विशाल गड्ढा बन जाता है। वह मुश्किल से बच पाता है। उसके बाद कांपते हुए उसने जो शक्ति देखी उससे आतंकित होकर वह एक पेड़ की जड़ के नीचे दुबक जाता है, यह विलाप करते हुए कि दुनिया कितनी डरावनी है। उसे एहसास होता है कि वह जितना आगे बढ़ता है उतना ही खुद को तुच्छ महसूस करता है। वह अपना अहंकार छोड़ देता है और अपनी जड़ों की ओर लौट आता है, नीचे सुरक्षित रूप से मजबूत होने के लिए सूखी लकड़ी को छिपाता और विघटित करता है। जमीन की गहराई में कीड़े, अत्न और एक दफन मिमिक राक्षस इंतजार कर रहा है। कटी हुई उंगली उतर चुकी है। अंधेरे में धरती के माध्यम से सुरंग बनाने के बाद उंगली शांति से बैठती है, फिर एक भयानक लाल और काली आभा के साथ फटती है, जिससे पता चलता है कि यह केवल शरीर का अंग नहीं है, बल्कि कुछ भयावह और जीवित है। स्लाइम मोल्ड अपना मानसिक नक्शा चेक करता है। गोल्डन फिंगर सुदूर उत्तर पूर्व में है और जादुई उल्लू दक्षिण पश्चिम में है, जो उसे घने जंगल के भीतर एक सुरक्षित क्षेत्र में रखता है। वह एक अस्थायी आधार स्थापित करने के लिए एक मोटे पेड़ को ढूंढता है, अगले दिन आराम करने और अपने क्लोनों को पुनः प्राप्त करने की योजना बनाता है। अपने विघटन कौशल के साथ वह तने से चिपक जाता है और छाल को पिघलाना शुरू कर देता है। वह बड़े राक्षसों को रोकने के लिए एक संकीर्ण प्रवेश द्वार की योजना बनाता है, जबकि अंदर के हिस्से को विशाल और आरामदायक बनाता है। वह हार्ड हैट पहनने की कल्पना करता है और उत्सुकता से अपनी खुदाई परियोजना शुरू करता है। वह प्रकाश के लिए पेड़ की गहराई में सुरंग बनाते हुए लकड़ी को परत दर परत घोलता है। वह एक चमकदार मशरूम लगाता है जो अपनी नीली चमक के साथ एक हल्का जहर उत्सर्जित करता है। थका हुआ लेकिन संतुष्ट, वह काई के बिस्तर पर गिर जाता है जिसे उसने इकट्ठा किया था। वह अपने तैयार घर की प्रशंसा करता है, जिसमें अब भोजन के लिए एक पत्थर की मेज है और मशरूम की रोशनी में नहाया हुआ है। उसके अस्थायी आधार का डिजाइन चतुर है। एक जहरीला मशरूम प्रवेश द्वार को बंद करता है। एक सुरंग नीचे एक नकली डिकॉय कक्ष की ओर ले जाती है और एक गुप्त मार्ग ऊपर उसके असली सुरक्षित कक्ष से जुड़ता है। विजय महसूस करते हुए स्लाइम मोल्ड एक टहनी पकड़े हुए एक तंतु को मोड़ता है। वह अपने काई के बिस्तर पर लेटा है, एक सुरक्षित घर के एहसास का आनंद लेते हुए टहनी को सिगार की तरह चबा रहा है। उसकी राहत लकड़ी के माध्यम से गूंजने वाली एक जोरदार लयबद्ध भिनभिनाहट से टूट जाती है, जो उसे परेशान करती है। क्रोधित होकर वह खोखले से अपना सिर बाहर निकालता है और शोर को बंद करने के लिए चिल्लाता है। वह छतरी में वॉस्प्स का एक विशाल झुंड देखता है। डरने के बजाय वह उनकी संख्या को देखता है और उसे एक विचार आता है। विशाल ततैया जंगल के माध्यम से जूम करती हैं, अपने क्षेत्र की गश्त करती हैं। स्लाइम अपने छिपने के स्थान से साइटोप्लाज्म जेट फायर करता है, जिससे हवा में ही एक ततैया कुचल जाती है।
फिर वह चारे के रूप में काम करते हुए अपने आधार के प्रवेश द्वार पर खुलेआम बैठ जाता है और झुंड को उकसाने के लिए ताना मारता है। क्रोधित होकर झुंड पेड़ की ओर गोता लगाता है, अपने डंक स्लाइम में चुभोता है। वह जल्दी से संकीर्ण छेद में गहराई तक चला जाता है, जिससे ततैया चूक जाती हैं या उनके डंक फंस जाते हैं। वे जाल से अनजान होकर प्रवेश द्वार पर उग्र रूप से हमला करती हैं। अपने किले के अंदर सुरक्षित नायक राहत की सांस लेता है। उसे पता चलता है कि उसका चिपचिपा शरीर फ्लाईपेपर की तरह काम करता है। हमलावर ततैया फंस जाती हैं और सिस्टम उसे सूचित करता है। वह बिना प्रयास के अनुभव अंक प्राप्त कर रहा है। अपनी योजना को काम करते देख वह और अधिक महत्वाकांक्षी हो जाता है। वह हमला करना बंद कर देता है और 2 बचे हुए लोगों को उठ जाने देता है। वह चुपचाप जंगल के माध्यम से उनका पीछा करता है, छतरी में ऊंचे स्थान पर बने एक विशाल ततैया के घोंसले तक। एक शाखा से वह उनके होम बेस का अवलोकन करता है। घोंसले को नष्ट करने की साजिश रचते हुए उसकी आंख सिकुड़ जाती है। वह खुद को प्रकट करता है, संतरी मधुमक्खियों का ध्यान आकर्षित करता है। संतरी एक फेरोमोन संकेत छोड़ते हैं, जिससे पूरी कॉलोनी सतर्क हो जाती है। हवा में एक जोरदार भिनभिनाहट भर जाती है, क्योंकि हजारों ततैया बाहर निकल आती हैं। वह डटा रहता है, यह सोचते हुए कि चूंकि उसके शरीर के खिलाफ डंक बेकार हैं, इसलिए अधिक दुश्मनों का अर्थ केवल अधिक अनुभव बिंदु है। लेकिन ततैया एक अप्रत्याशित रणनीति का उपयोग करती हैं। वे उस पर झुंड बना लेती हैं, एक टाइट कंपन करने वाली गेंद बनाती हैं और एक साथ अपने पंख फड़फड़ाती हैं। घर्षण एक ओवन की तरह तीव्र गर्मी पैदा करता है। एक सिस्टम चेतावनी चमकती है। तापमान गंभीर है और उसकी कोशिकाएं मर रही हैं। वह लगातार नुकसान उठाते हुए घबरा जाता है। हैरान होकर उसे पता चलता है कि ततैया उसे जिंदा पका सकती हैं। पकने से इनकार करते हुए स्लाइम मोल्ड अपने प्लाज्मोडियल बैराज के साथ जवाबी कार्रवाई करता है। स्लाइम प्रक्षेप्य ततैया श्रमिकों को छिन्न भिन्न कर देते हैं और उनके गठन को तोड़ देते हैं। लड़ाई तब बदल जाती है जब एक नया दुश्मन प्रकट होता है। एक भारी इकाई जो मधुमक्खी के मोम बीसवॉक्स की ढाल से उसके शॉट्स को रोकती है। बख्तरबंद कीड़ा अपनी एम्बर ढाल को चार्ज करता है, जिससे कभी घातक रहने वाली स्लाइम गोलियां विक्षेपित हो जाती हैं। वह शाखा से चिपक जाता है, यह महसूस करते हुए कि छत्ते के मुख्य रक्षक उन स्काउट्स की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हैं जिनसे वह पहले लड़ा था। उसकी आंखें सदमे में फैल जाती हैं। उसे लकड़ी के कर्मचारी के साथ एक अनोखा सफेद फर वाला कीड़ा दिखाई देता है। यह अपना कर्मचारी लहराता है, जिससे सिर के ऊपर एक चमकता हुआ जादुई घेरा बन जाता है। स्वाम समन कौशल सक्रिय हो जाता है। छत्ते से एक विशाल सेना नीचे उतरती है, जो आतंकित स्लाइम पर बरस पड़ती है। दुश्मन पदानुक्रम स्पष्ट है: ततैया कार्यकर्ता, रक्षात्मक ततैया रक्षक और एक ततैया जादूगर कमांडर। वह कांप उठता है, यह महसूस करते हुए कि वह जादू का उपयोग करने वाले एक विकसित रूप का सामना कर रहा है। उसका सबसे बड़ा डर। ततैया जादूगर शांति से एक आदेश जारी करता है: बख्तरबंद। ततैया रक्षक उसे खत्म करने के लिए स्लाइम की ओर गोता लगाते हैं। वह आने वाली सेना पर पीले तरल की फायरिंग करते हुए अपना प्लाज्मोडियल बैराज छोड़ता है। हमला प्रभावी है, जो आकाश से कीड़ों को छतरी के पार उड़ा देता है। लेकिन दुश्मनों की भारी संख्या उसे नॉन स्टॉप फायर करने के लिए मजबूर करती है, जिससे उसका बायोमास खत्म हो जाता है। उसका स्वास्थ्य प्रति शॉट दंक कम हो जाता है और उसका शरीर सिकुड़ जाता है। हमले को बनाए रखने के लिए वह एक चतुर रणनीति का उपयोग करता है। फायरिंग के दौरान वह खुद को शाखा से बांध लेता है और लकड़ी से पोषक तत्वों को खींचने के लिए अपघटन का उपयोग करता है, जिससे लागत की भरपाई के लिए प्रति टिक 10 HP फिर से उत्पन्न होता है। उसके अनंत गोला बारूद के बावजूद ततैया रक्षक अपना हमला जारी रखते हैं। एक अपनी मोम की ढाल उठाता है, शॉट्स को रोकता है। वह निराश है, यह जानते हुए कि उसे एक प्रक्षेप्य को मजबूत करने और उनकी रक्षा तोड़ने के लिए अपने आखिरी पत्थर की जरूरत है। अपने हमलों को विफल होते देख 2 ततैया रक्षक काम खत्म करने के लिए गोता लगाते हैं। वे उससे टकराते हैं, उसके चिपचिपे शरीर में डंक मारते हैं, लेकिन शारीरिक संपर्क उसकी विशेषता है। वह सैनिकों का मजाक उड़ाता है कि वे खुद उसके दरवाजे तक आए हैं। जैसे ही उसका शरीर उन्हें फंसाता है, रक्षक तरल में फंस जाते हैं। उनका कवच घुल जाता है, क्योंकि वह उन्हें जिंदा विघटित कर देता है। दुश्मनों को विघटित करने के बाद वह लूट का दावा करने का फैसला करता है। उसकी इन्वेंट्री रक्षकों से प्राप्त ततैया भाले और एक ततैया सुई के साथ अपडेट होती है। लेकिन एक सिस्टम अलर्ट चेतावनी देता है कि उसका भंडारण भर गया है, इसलिए उसे अब वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। वह सुधार करता है, एक प्रक्षेप्य कोर के रूप में अपने स्लाइम में एक नुकीले ततैया भाले को लपेटता है। वह स्थिरता और शक्ति के लिए इसे तेजी से घुमाता है। वह एक ततैया रक्षक पर उन्नत शॉट चलाता है। यह मोम की ढाल को चकनाचूर कर देता है और उसके पीछे के सैनिक को चीर देता है। अपने रक्षक को नष्ट होते देख ततैया जादूगर को एहसास होता है कि उसकी सुरक्षा हार गई है। वह अपना स्टाफ लहराता है, आदेश का पालन करते हुए पूरा झुंड गठन तोड़ देता है और छत्ते की ओर वापस उड़ जाता है। हमले को छोड़कर वह शाखा पर बना रहता है, उन्हें जाते हुए देखता है। वह उपहास करता है, ये मानते हुए कि वे पीछे हट गए क्योंकि वे उसकी शक्ति से डरते थे। लड़ाई तब तीव्र हो जाती है जब ततैया जादूगर सुनहरी ऊर्जा की एक घूमती हुई गेंद बनाता है।
चमकते हुए तरल को देखकर स्लाइम मोल्ड विचलित हो जाता है। यह शहद जैसा दिखता है और वह लड़ाई के बीच में भी इसे चखना चाहता है, लेकिन जादूगर भोजन नहीं दे रहा है। वह अपना स्टाफ उठाता है और गोले को जला देता है, स्पार्क एम्बर कास्ट करता है। ततैया जादूगर उल्का की तरह नीचे की ओर आग का गोला छोड़ता है। हमले से स्लाइम मोल्ड को 70 का नुकसान होता है, जिससे वह चिल्ला उठता है। जैसे ही उसका स्वास्थ्य गिरता है, जादूगर जारी रखता है, एक निरंतर हमले में कई ज्वलंत प्रक्षेप्य लॉन्च करता है। स्लाइम मोल्ड खिसक जाता है, यह महसूस करते हुए कि आग उसके शरीर के लिए एक मार है। हमला आग और चिपचिपे शहद को मिलाता है। हालांकि वह थोड़ा पुनर्जीवित होता है, वह जानता है कि वह जीत नहीं सकता और भागने का फैसला करता है। वह पागलों की तरह बचता है क्योंकि विस्फोटक मंत्र उसकी गति धीमी करने के लिए उसके चारों ओर पेड़ की छाल को उड़ा देते हैं। पीछे हटते समय वह मुड़ता है और अपना प्लाज्मोडियल बैराज फायर करता है। पीले स्लाइम प्रक्षेपियों की एक धारा। दो बख्तरबंद ततैया हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ती हैं। वे ट्विन बीजवैक्स बैरियर का उपयोग करती हैं, ढालों को मिलाकर एक हरी दीवार बनाती हैं जो स्लाइम को रोकती है और पेड़ से चिपके जादूगर की रक्षा करती है। जैसे ही आग बरसती है, स्लाइम मोल्ड उनके मजबूत रक्षात्मक कौशल के बारे में शिकायत करता है। हार स्वीकार करते हुए वह तने से नीचे खिसक जाता है, भागते हुए, क्योंकि उसके पीछे विस्फोट लकड़ी को फाड़ देते हैं। ततैया जादूगर सुदृढ़ीकरण बुलाने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र स्वाम समन का उपयोग करता है। छत्ते से एक नया दुश्मन निकलता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऊर्जा से फूले हुए, उनके चमकते पेट छत्ते की रक्षा के लिए रेंगते हुए बाहर आते। आत्मघाती दस्ता एक सामूहिक हमले में आगे बढ़ता है। वे पेड़ के तने पर बमबारी करते हैं, जहां स्लाइम एक समन्वित हमले में छिपा हुआ है। प्रभाव पर वे विस्फोट करते हैं, जिससे विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू होती है जो क्षेत्र को आग की लपटों में घेर लेती है। स्लाइम मोल्ड आग से बचने के लिए जलते हुए तने से कूदता है। वह एक निचली शाखा पर उतरता है, उसका चिपचिपा शरीर प्रभाव को सोख लेता है। हालांकि ततैया जादूगर उसे देख लेता है और अपने सैनिकों को उसका रास्ता काटने का निर्देश देता है। स्लाइम को शाखा हिंसक रूप से हिलती हुई महसूस होती है। वह दो बड़ी ततैया को शाखा काटते हुए देखता है। वह टूट जाती है और स्लाइम मोल्ड गिर जाता है। गिरते समय वह नीचे एक जाल देखता है। सैकड़ों आत्मघाती मधुमक्खियां उसका इंतजार कर रही हैं। ऊपर ततैया जादूगर अपना अंतिम हमला तैयार करता है। पीली ऊर्जा की एक विशाल गेंद बनाता है जो सूरज जैसी दिखती है। जादूगर नीचे की ओर विशाल मंत्र फेंकता है। आग का गोला स्लाइम और मधुमक्खियों की ओर तेजी से बढ़ता है, यह दिखाते हुए कि जादूगर शिकार के लिए अपने ही सैनिकों की बलि देगा। स्लाइम हमले को नीचे आते हुए देखता है, उसकी दृष्टि चकाचौंध रोशनी से भर जाती है। मंत्र स्लाइम से टकराता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। जंगल के ऊपर एक मशरूम जैसा बादल उठता है जो दूर से दिखाई देता है। जैसे ही धूल जमती है, थका हुआ ततैया जादूगर और उसके रक्षक अपने हथियार नीचे कर लेते हैं, यह मानकर कि खतरा टल गया है। लकड़ी के जलते हुए टुकड़े नीचे गिरते हैं जो नष्ट हुए क्षेत्र के एकमात्र अवशेष हैं। जंगल शांत है और रक्षक अपनी ड्यूटी पर लौट आते हैं, लेकिन अचानक एक हलचल उनका ध्यान खींचती है। छत्ते में संसाधन वापस ले जा रहे दो रक्षक हवा में जम जाते हैं। ततैया जादूगर की आंखें सदमे में फैल जाती हैं, ये महसूस करते हुए कि वे अकेले नहीं हैं। अचानक स्लाइम मोल्ड उनके पीछे पेड़ की छाल से एक गुप्त हमले में बाहर निकलता है। इससे पहले कि कीड़े प्रतिक्रिया करें, पीला शिकारी हवा के माध्यम से हमला करता है। स्लाइम रक्षकों को निगल लेता है, उन्हें फंसा देता है। वह उन्हें ताना मारता है, कहता है कि घोंसले का भीतरी हिस्सा अब असुरक्षित है। स्लाइम ने पहले एक चतुर योजना के साथ हमले में खुद को बचाया था। सिर्फ छिपने के बजाय उसने लकड़ी को खा लिया था, जिससे घोंसले तक एक गुप्त सुरंग बन गई थी। विस्फोट से ठीक पहले उसने 150p का उपयोग करके एक विभाजित शरीर क्लोन बनाया था, जिसे बाहर एक डिकॉय के रूप में छोड़ दिया था। योजना काम कर गई। ततैया ने डिकॉय पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जबकि असली छोटा स्लाइम अराजकता का उपयोग करके खिसक गया और पेड़ पर चढ़ गया। अब स्लाइम मोल्ड छत्ते की दीवार को तोड़ता है, दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाता है। अंदर वह अपने खोज कौशल का उपयोग करता है, सुरंगों का नक्शा बनाने के लिए अपना शरीर फैलाता है। वह गलियारों से होते हुए भोजन भंडारण कक्ष के पास से गुजरता है। चूंकि यह उसका लक्ष्य नहीं है, वह विशाल लार्वा वाले कक्ष की जांच करता है, लेकिन उसे भी नजरअंदाज कर देता है। उसे छत्ते से भरा एक सुनहरा कक्ष मिलता है जो उसे बहुत लुभाता है, लेकिन वह केंद्रित रहता है, शहद को बाद के लिए छोड़ देता है। जैसे ही वह घोंसले के कोर की तलाश करता है, स्लाइम मोल्ड जमीन से घोंसले के सबसे गहरे कक्ष में निकलता है। वह तुरंत अपने रक्षाहीन लक्ष्य को पहचान लेता है। वह क्वीन वॉस्प है, एक विशाल स्थिर जीव। वह एक कुशन पर लेटी है और अधिक सैनिक पैदा करने के लिए खा रही है। घुसपैठ रक्षकों को सतर्क कर देती है। ततैया रक्षक और जादूगर घूमते हैं, ये महसूस करते हुए कि उनकी सुरक्षा को बाईपास कर दिया गया है। उग्र ततैया जादूगर के नेतृत्व में शाही रक्षक चमकती लाल आंखों के साथ घुसपैठिए को घूरते हैं। स्लाइम रानी के पेट पर चढ़ जाता है और उसके सिर पर पत्थर रख देता है। वह रक्षकों को चेतावनी देता है कि वह उसकी बंधक है। रानी आतंक से कांपती है क्योंकि पत्थर उसके सिर पर मंडराता है। हालांकि स्लाइम गलत गणना करता है।
आत्मसमर्पण करने के बजाय क्रोधित ततैया जादूगर तत्काल हमले का आदेश देता है। ततैया रक्षक अपनी रानी के जोखिम की परवाह किए बिना घुसपैठिए को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइम की आंखें फैल जाती हैं, ये महसूस करते हुए कि बातचीत विफल हो गई है। कोई और विकल्प न होने पर वह पत्थर को नीचे पटक देता है, जिससे रानी की बेरहमी से मौत हो जाती है। ततैया जादूगर सदमे में जम जाता है, कॉलोनी के दिल की मौत का गवाह बनता है। प्रभाव तत्काल होता है। बाहर हजारों ततैया उड़ने की क्षमता खो देती हैं और आकाश से गिर जाती हैं। अंदर जादूगर और रक्षक गिर जाते हैं। स्लाइम समझाता है कि रानी एक होस्ट मशीन थी और उसके बिना झुंड मर जाता है। वह मृत रानी के ऊपर खड़ा है, निराश। बातचीत विफल रही। जैसे ही कॉलोनी मरती है, सिस्टम घोषणा करता है कि उसका लेवल 15 से 17 हो गया है। शांत चांदनी रात वाले जंगल में एक सिस्टम अधिसूचना पुष्टि करती है कि स्लाइम मोल्ड का लेवल बढ़ सकता है। छत्ते को नष्ट करने के बाद वह एक पेड़ से गिरता है, मृत आत्मघाती मधुमक्खियों के बीच उतरता है। सिस्टम चेतावनी देता है कि मधुमक्खी कचरा 24 घंटों में अनुभव देना बंद कर देगा और उसकी अस्थायी स्वास्थ्य वृद्धि जल्द ही गायब हो जाएगी। वह अपनी स्थिति विंडो खोलता है। वह 918 एचपी के साथ लेवल 21 पर पहुंच गया है। उसके कौशल में सुधार हुआ है, धड़कन अधिकतम लेवल पर है, जहर प्रतिरोध लेवल 7 है और उसके पास एक नया कौशल है, सेंट्रल कमांड लेवल 2। नए सेंट्रल कमांड कौशल से भ्रमित होकर वह स्किल पॉइंट जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह सोचता है कि क्या यह बेकार है, क्योंकि उसके पास आदेश देने के लिए कोई नहीं है। वह अपघटन को अपग्रेड करने की कोशिश करता है, लेकिन एक चेतावनी कहती है कि नस्लीय कौशल केवल अभ्यास के साथ बेहतर होते हैं। निराश होकर उसने इसके बजाय धड़कन को अधिकतम कर दिया। उसके बढ़े हुए स्वास्थ्य ने उसकी इन्वेंट्री की जगह भी बढ़ा दी। उसकी इन्वेंट्री चमकते हॉर्नेट राक्षस शहद से भरी हुई है। विवरण कहता है कि यह 400 एचपी बहाल करता है, जिससे यह एक मूल्यवान खजाना बन जाता है। छापे से थका हुआ स्लाइम मोल्ड घास में बैठ जाता है, अपनी सांसें पकड़ने के लिए हाँफ रहा है। चांदनी रात में अकेला, मृत कीड़ों से घिरा हुआ, वह सोचता है कि एक स्लाइम के रूप में वह जटिल भावनाओं को क्यों महसूस करता है, जबकि उसका कोई दिल नहीं है। वह अपनी यात्रा को याद करता है, उन दुश्मनों को याद करता है जिन्हें उसने जीवित रहने के लिए खाया है। एक एसिड घोंघा, एक मकड़ा राक्षस और एक विशाल दलदली केकड़ा। उसके शिकार के रास्ते ने उसे कीड़ों से लेकर पूरी हॉर्नेट कॉलोनी को नष्ट करने तक पहुंचा दिया है। अचानक उसे एक दुखद दृश्य दिखाई देता है। उसके शिकार की एक याद। एक नन्हा केकड़ा लड़का अपनी मां से पूछता है कि उसके पिता गेम खेलने के लिए घर क्यों नहीं आए। दृश्य में केकड़ा पिता को सूट पहने हुए अपनी पत्नी को फोन करते हुए दिखाया गया है। वह कहता है कि वह ग्राहकों के साथ है और घर नहीं आ सकता। मां अपने बेटे को दिलासा देती है, कहती है कि उसके पिता उनके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दीवार पर केकड़े के आकार की घड़ी दिखाती है कि लगभग आधी रात हो गई है। मां तब चिंतित होती है जब उसका पति फोन नहीं करता। उसे डर है कि वह नशे में धुत होकर गिर गया है। वह अपने बेटे से कहती है कि उन्हें डैडी केकड़े को ढूंढने जाना चाहिए। वे अंधेरी रात में बाहर निकलते हैं। बच्चा तूफान के बारे में गाता है और उसकी मां उसे चुप कराती है, इस बात से अनजान कि डैडी केकड़े को स्लाइम ने पहले ही खा लिया है। एक अंधेरी गली में एक पिता ब्रीफकेस पकड़े हुए झूम रहा है। केकड़ा लड़का छाया देखता है और खुशी से चिल्लाता है कि उसके पिता वापस आ गए हैं। मां पुकारती है, भ्रमित है कि वह आकृति उनके घर से दूर क्यों जा रही है। आकृति को लड़खड़ाते देख वह मान लेती है कि उसका पति नशे में है और अपने बेटे को मदद करने के लिए कहती है। केकड़ा लड़का खुशी खुशी छाया की ओर दौड़ता है। आकृति मुड़ती है। वह पिता नहीं, बल्कि उसके कपड़ों में एक उत्परिवर्तित स्लाइम मोल्ड है। एक टेढ़ी लाल आंख के साथ राक्षस फुसफुसाता है कि उसके डैडी स्वादिष्ट थे। लड़का आतंक से चिल्लाता है। दृश्य से हिलकर स्लाइम मोल्ड घबरा जाता है। यह महसूस करते हुए कि वह खलनायक बन गया है, वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है। अंधेरे जंगल में वह खुद से कहता है कि वह बहुत सोच रहा है, क्योंकि उसके पास अभी भी एक मानवीय दिमाग है। इस दुनिया में एक राक्षस के रूप में वह इन दोषी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता। वह अंधेरे में शिकारी की आंखें देखता है और जंगल के कानून को स्वीकार करता है। शिकार करो या शिकार बन जाओ। वह संकल्प लेता है कि शिकार करना और विघटित करना ही उसके पास एकमात्र विकल्प है। जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करते हुए वह उस क्लोन को खोजने का फैसला करता है जिसे उसने पहले छोड़ा था, ताकि यह देख सके कि उसने क्या इकट्ठा किया। स्लाइम मोल्ड जंगल की झाड़ियों में तेजी से छलांग लगाता है। वह अपने क्लोन की ओर झाड़ियों के ऊपर से कूदता है। अचानक वह रुक जाता है। वह पेड़ों के बीच के अंतर से एक चमकदार गर्म रोशनी देखता है। उसे एहसास होता है कि रोशनी कैंप फायर अलाव की है। उत्सुक और सतर्क होकर वह बेहतर दृश्य के लिए झाड़ियों के माध्यम से आगे बढ़ता है। यह सोचकर कि क्या इंसान पास में है, वह पत्तियों के बीच से झांकता है। इंसानों की पुष्टि होने पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह झाड़ियों में छिपे अलाव के पास आराम कर रहे 3 साहसियों को देखता है। स्लाइम मोल्ड राक्षसों से भरी इस दुनिया में लोगों को देखकर हैरान और नर्वस है। कैंप में गुलाबी बालों वाली स्काउट निया रॉस सी रैंक एक सोते हुए बख्तरबंद सुअर के सहारे आराम कर रही है।
वह जानवर नन्हे स्टील बैग को सहलाती है, अलाव के पास रास्ता खोजने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। दाढ़ी वाला योद्धा रेक कार्टर बी रैंक अपनी टीम से माफी मांगता है। वह अपने लक्ष्य नकाबपोश आकृति की तलाश में उन्हें रास्ता भटकाने के लिए खुद को दोषी ठहराता है। एक किताब पढ़ते हुए कोलफर्न बी रैंक उनकी स्थिति का विश्लेषण करता है। वह नोट करता है कि जादुई संचार कट गया है और जंगल एक भूल भुलैया है। वह रेक से खुद को दोष न देने के लिए कहता है, क्योंकि ये विसंगतियां अप्रत्याशित थीं। कोल सुझाव देता है कि भागने के बाद वे चर्च को रिपोर्ट करें। उनकी बातचीत से पता चलता है कि गिल्ड मास्टर 2 साल से लापता है। कोल कहता है कि अफवाहें थीं कि मास्टर के गायब होने से पहले चर्च उनके गिल्ड पर संदेह कर रहा था। 10 साल पहले गिल्ड मास्टर घोन ने समानता के दर्शन पर 100 स्टाइल गिल्ड की स्थापना की थी, जिसका आदर्श वाक्य था, कोई धोखा नहीं, कोई दुर्व्यवहार नहीं, कोई बुराई नहीं। गिल्ड अपनी उदारता और एकता के लिए प्रसिद्ध हो गया। गिल्ड की तेज वृद्धि ने चर्च का संदेह खींचा। 2 साल पहले घोन ने पोप से दलदली जंगल का एक मिशन लिया और फिर कभी नहीं देखा गया। रेक कार्टर कहता है कि मास्टर के बिना गिल्ड बिखर गया है। वह निया और कोल को धन्यवाद देता है कि वे ही अकेले थे जो उसके खोज दस्ते में शामिल हुए। निया रॉस विनम्रतापूर्वक कहती है कि वह गॉन की ऋणी है। उसके गिल्ड के बिना, जिसने सभी को स्वीकार किया, उसका विशिष्ट पेशा उसे साहसी बनने से रोक देता। कोल अभी भी पढ़ रहा है, व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी करता है कि निया जादुई जानवरों को नियंत्रित कर सकती है और अन्य गिल्ड द्वारा उसकी तलाश की जाएगी, इसलिए उसे अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुस्से में निया कोल पर चिल्लाती है कि वह चुप हो जाए और सो जाए। कोल जल्दी से माफी मांगता है, यह महसूस करते हुए कि उसने दुखती रग पर हाथ रख दिया है। इस बीच स्लाइम मोल्ड झाड़ियों से सुनने की कोशिश करता है। वह केवल गिल्ड और चर्च जैसे शब्द ही पकड़ पाता है। उसे एहसास होता है कि मानव दुनिया की राजनीति के बारे में सीखना उसके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वह अपनी रूप बदलने की क्षमता का उपयोग करता है। झाड़ी से जमीन पर एक सपाट तंतु फैलाता है ताकि वह ध्वनि रिसीवर के रूप में कार्य कर सके। स्लाइम मोल्ड अब घास से ध्यान लगाकर सुनता है, जबकि अनजान साहसी बात कर रहे होते हैं। छिपकर सुनने की प्रक्रिया तब बाधित होती है जब कोल अपनी किताब से नजर हटाए बिना शांति से एक राक्षस के होने की घोषणा करता है। पास में ही है। स्लाइम मोल्ड को एहसास होता है कि उसे ढूंढ लिया गया है और वह घबरा जाता है। इससे पहले कि वह अपना तंतु वापस खींच पाता, कोल द्वारा छोड़ा गया एक बर्फ का कांटा जमीन से फूटता है और उसके अंग को चीर देता है। हमला विनाशकारी है। एक सिस्टम अधिसूचना कहती है कि पाले फ्रॉस्ट का प्रभाव बहुत प्रभावी है, जिससे उसकी गति 90 कम हो गई है और वह कांपने लगा है। हताश होकर स्लाइम अपने जमे हुए अंग को झाड़ियों में वापस घसीटता है, जिससे बर्फ का एक निशान बन जाता है। कोल अपने साथियों से कहता है कि उसने इसे संभाल लिया है। रेक अपनी ढाल तैयार करता है और पूछता है कि दुश्मन कहाँ है, जबकि निया अपने सुअर नन्हे स्टील बैग को जांच करने का आदेश देती है। बर्फ में फंसा हुआ स्लाइम मोल्ड आतंक से देखता है, क्योंकि सुअर उसके ऊपर मंडराने लगता है। नन्हा स्टील बैग जमे हुए स्लाइम को सूंघता है और सोचता है कि क्या वह पीला लोथड़ा भोजन है। यह तय करते हुए कि यह एक जमा हुआ व्यंजन है, सुअर स्लाइम को चबाने लगता है, जो आंतरिक रूप से चिल्लाता है। जैसे ही उसे चबाया जाता है, उसकी आंख डर से फैल जाती है। वह भागने की कोशिश करता है, यह सोचकर कि यह अंत है। उसे यकीन है कि वह सुअर के मुंह में मरने वाला है। ठीक उसी समय जब वह मौत के लिए तैयार होता है, निया सुअर पर चिल्लाती है कि वह उस अजीब जीव को न खाए। वह अपने पालतू जानवर को बिना सोचे समझे न मारने का उपदेश देती है। स्लाइम मोल्ड को एक हानिरहित छोटा राक्षस मानकर वह सुअर को उसे थूकने का आदेश देती है। उसकी आज्ञा का पालन करते हुए बख्तरबंद सुअर स्लाइम मोल्ड को लार के एक गोले के साथ बाहर थूक देता है। निया उस चिपचिपे जीव को पकड़ लेती है और उसे गर्मजोशी भरे भाव के साथ अपने चेहरे के पास लाती है। वह कहती है कि वह परिचित लगता है और छोटे राक्षस से पूछती है कि क्या वह उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। खुशी से भरकर स्लाइम मोल्ड उसे एक देवदूत के रूप में देखता है। वह मानसिक रूप से हाँ चिल्लाता है, यह विश्वास करते हुए कि उसे आखिरकार एक जादुई बंधन मिल गया है। रेक कार्टर बीच में टोकता है और निया को इधर उधर की बातों में समय बर्बाद करने के लिए डांटता है। वह कहता है कि उन्हें जंगल से बचने के लिए अपना माना बचाना चाहिए, न कि उसे एक निचले स्तर के स्लाइम पर बर्बाद करना चाहिए। स्लाइम मोल्ड चिल्लाने की कोशिश करता है कि वह एक स्लाइम मोल्ड है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। निया सहमत होती है और स्लाइम को घास पर रख देती है। उसे निराशा के साथ एहसास होता है कि इंसान उसे सुन नहीं सकते। हार मानने से इनकार करते हुए वह संवाद करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करने का निर्णय लेता है। वह अपने पीले शरीर को मरोड़ता है और जमीन पर आकृतियां बनाने के लिए अपने तंतुओं को फैलाता है। निया रेक को इस अजीब व्यवहार की ओर इशारा करती है। वह गर्व से अपने शरीर से चाइनीज कैरेक्टर्स बनाता है, आश्वस्त कि यह साबित कर देगा कि वह बुद्धिमान है। योजना उल्टी पड़ जाती है। रेक अक्षरों को गलत समझ लेता है और पूछता है कि क्या स्लाइम बस गंदगी फैला रहा है। निया भ्रमित दिखती है, उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कर रहा है। निराश होकर उसे एहसास होता है कि इस दुनिया के इंसान चीनी भाषा नहीं पढ़ते या बोलते।
वह संवाद करने की कोशिश छोड़ देता है, इस डर से कि वे उसे मार सकते हैं। यदि वह बहुत अजीब व्यवहार करता है तो वह खुद को दिलासा देता है कि कम से कम यहाँ इंसान तो हैं, भले ही वह अभी उनसे बात नहीं कर सकता। चांदनी के नीचे स्लाइम मोल्ड पानी के ऊपर से छलांग लगाता है और उन इंसानों से दूर चला जाता है जिनसे वह अभी मिला था। घास पर सुरक्षित पहुंचकर वह उस जादुई खतरे को याद करता है जिससे वह बचना चाहता है, स्पेक्ट्रल उल्लू, क्योंकि जादुई निगरानी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह ततैया की लड़ाई से प्राप्त एक नए कौशल का परीक्षण करने का निर्णय लेता है और न्यूक्लियस कमांड को सक्रिय करता है। एक डिजिटल ग्रिड उसके परिवेश को स्कैन करता है, उसकी इंद्रियां एक रडार सिस्टम बन जाती हैं। जैसे ही कौशल संकेतों के लिए क्षेत्र की जांच करता है, बीप की आवाज आती है। नीला ग्रिड पेड़ों के माध्यम से फैलता है और अंधेरे जंगल का नक्शा बनाता है। एक चट्टान पर स्लाइम मोल्ड स्कैन द्वारा उन क्लोनों को खोजने का इंतजार करता है जिन्हें उसने पीछे छोड़ दिया। सिस्टम एक लक्ष्य को लॉक कर लेता है, उसे एक विभाजित शरीर का एहसास होता है। यह महसूस करते हुए कि न्यूक्लियस कमांड उसके अपने हिस्सों को ट्रैक करता है, वह जंगल के माध्यम से दौड़ता है और अपने खोए हुए द्रव्यमान को पुनः प्राप्त करने के लिए संकेत का पीछा करता है। संकेत मजबूत होता जाता है जो उसे एक बड़े चमकते पीले द्रव्यमान की ओर ले जाता है। एक गिरे हुए लट्ठे के पास स्लाइम मोल्ड हैरान रह जाता है। क्लोन अपने आप ही विशाल हो गया है और वह सोचता है कि उसने कितना डिकम्पोज किया होगा। वह रिक्लेमेशन सक्रिय करता है और विशाल क्लोन के साथ विलीन हो जाता है, उसके पोषक तत्वों को सोख लेता है। सिस्टम एक्सपीरियंस और स्वास्थ्य बिंदुओं में भारी वृद्धि की घोषणा करता है। ऊर्जा से भरकर वह अपनी फसल जारी रखने के लिए अगले संकेत की ओर छलांग लगाता है। वह एक और क्लोन ढूंढता है और उसे सोख लेता है। उसका जहर प्रतिरोध लेवल 8 पर अपग्रेड हो जाता है। कुल अनुभव उसे लेवल 22 तक पहुंचा देता है। स्लाइम मोल्ड घास पर उतरता है, अनुभव बटोरना जारी रखने के लिए उत्सुक। वह फिर से न्यूक्लियस कमांड सक्रिय करता है, लेकिन संकेत धुंधला है और कमजोर रूप से बीप कर रहा है। भ्रमित होकर वह सोचता है कि संकेत क्यों गिरा और पागलों की तरह स्रोत की तलाश करता है। क्षेत्र को स्कैन करते हुए वह कुछ मशरूमों के पास हलचल देखता है और महसूस करता है कि उसका लक्ष्य वहां है। उसके आतंक का ठिकाना नहीं रहता जब वह देखता है कि एक एसिड घोंघा उसके क्लोन को खा रहा है। क्रोधित होकर स्लाइम मोल्ड जीव पर चिल्लाता है और साइटोप्लाज्म जेट फायर करता है, जिससे वह उसे लग जाता है। हमला दुश्मन को दूर फेंक देता है, जिससे क्लोन कांपता रह जाता है। वह क्लोन के साथ ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह कोई सताया हुआ बच्चा हो और उसे दिलासा देने का वादा करता है। वह अपने बचे हुए द्रव्यमान को वापस पाने के लिए मशरूम के टुकड़ों के पास जाता है। अचानक ऊपर से एक तेज लाल आकृति हमला करती है और मशरूमों को कुचल देती है। एक लंबी चिपचिपी जीभ स्लाइम को उठा लेती है और उसके सामने से क्लोन को चुरा लेती है। अपराधी एक मोटा हरा मेंढक है जो एक संतुष्ट टर्राहट के साथ क्लोन को निगल जाता है। स्लाइम मोल्ड मेंढक को डकार लेते देख स्तब्ध रह जाता है। उसके अनुभव बिंदु चले गए हैं। उसका झटका गुस्से में बदल जाता है। वह एक घूरती नजर के साथ कसम खाता है कि बदबूदार मेंढक को उसका क्लोन खाने की कीमत चुकानी होगी। स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियल बैराज छोड़ता है और चोर पर एक प्रोजेक्टाइल दागता है। हरा जंगली मेंढक हमले को नोटिस करता है। शॉर्ट मेंढक के चेहरे पर बड़ी शक्ति के साथ लगता है, जिससे वह पीछे गिर जाता है। मेंढक को गिरते देख स्लाइम मोल्ड उपहास करता है और शेखी बघाड़ता है कि वह अब सांप की पूंछ वाले टेरर बर्ड से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत है। हालांकि उसका आत्मविश्वास भ्रम में बदल जाता है। उसे आश्चर्य होता है कि मेंढक पराजित नहीं हुआ है। वह अपना मुंह खोलता है और बिना किसी नुकसान के प्रक्षेप्य को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वह फिर से फायर कर सके, मेंढक हवा में ऊंची छलांग लगाता है। वह एक छपाके के साथ नदी में गोता लगाता है और गहरे पानी में भाग जाता है। स्लाइम मोल्ड चट्टान के किनारे तक दौड़ता है और चिल्लाता है कि मेंढक बच नहीं सकता। मेंढक का सिर पानी से बाहर निकलता है और वह टर्राहट के साथ सुरक्षित स्थान से उसका मजाक उड़ाता। उसे भागने देने से इनकार करते हुए स्लाइम मोल्ड पानी में गोलियों की बौछार कर देता है। उसके हमले बेकार हैं। प्रक्षेप्य पानी की सतह से टकराते हैं और अपना संवेग खो देते हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। स्लाइम मोल्ड फायरिंग बंद कर देता है। हताश होकर उसे एहसास होता है कि जब तक मेंढक पानी के अंदर है, वह शक्तिहीन है। हरा जंगली मेंढक अचानक नदी से बाहर कूदता है। स्लाइम मोल्ड देखता है और निष्कर्ष निकालता है कि मेंढक को हवा की जरूरत थी। वह घोषणा करता है कि इस कमजोरी का मतलब है कि वह मर चुका है। लेकिन मेंढक सिर्फ सांस नहीं ले रहा है, वह पानी की सतह से खुद को धक्का देता है। संवेग प्राप्त करने के लिए वह पावर रिलीज का उपयोग करता है और खुद को रॉकेट की तरह किनारे की ओर लॉन्च करता है। मुंह खुला होने के कारण स्लाइम मोल्ड बाल बाल बचता है क्योंकि मेंढक उस चट्टान से टकराता है जहां वह खड़ा था। जब मेंढक संभलता है, स्लाइम मोल्ड उस पर पत्थर जैसा कठोर प्लाज्मोडियल बैराज फायर करता है। शॉट सटीकता के साथ मेंढक की आंख पर लगता है। जैसे ही प्रक्षेप्य टकराता है, स्लाइम मोल्ड सुरक्षा के लिए जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है। शाखा पर सुरक्षित होकर उसे एहसास होता है कि मेंढक ने उसे पानी की ओर ललचाया था। वह स्वीकार करता है कि छत्ते की जीत के बाद वह बहुत घमंडी हो गया था और उसे एक शिकारी के रूप में विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि वह भी शिकार बन सकता है।
नीचे मेंढक अपनी खून बहती आंख को पकड़ता है। घायल और क्रोधित होकर वह पेड़ की ओर ऊपर देखता है और गुस्से में टर्राता है। दर्द को नजरअंदाज करते हुए मेंढक शाखा की ओर छलांग लगाता है। स्लाइम मोल्ड घबरा जाता है और यह महसूस करते हुए कि उसके पास पत्थर का गोला बारूद खत्म हो गया है, वह फिर भी हमला करता है। तरल स्लाइम प्रक्षेप्य दागते हुए वह देखता है कि मेंढक अपना मुंह खोलता है। चोट लगने के बजाय मेंढक हवा में ही स्लाइम की हर गोली को पकड़ लेता है और खा जाता है। स्लाइम मोल्ड सदमे और डर में डूबा है। यह महसूस करते हुए कि उसके हमले केवल राक्षस का पेट भर रहे हैं, वह देखता है कि मेंढक अपनी चोट को नजरअंदाज करता है और अपने शिकार का पीछा करने के लिए पेड़ पर चढ़ता है। उसे खतरे का एहसास बहुत देर से होता है। जैसे ही मेंढक का मुंह खुलता है, एक लंबी चिपचिपी जीभ बाहर निकलती है। जीभ स्लाइम मोल्ड से टकराती है और उसे कसकर जकड़ लेती है। एक खींचतान टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है। स्लाइम मोल्ड एक शाखा को पकड़े रहता है, जबकि भारी मेंढक उसे पूरी ताकत से नीचे खींचता है। तनाव बहुत अधिक है। उनके संयुक्त वजन के नीचे शाखा चटक जाती है। शाखा टूटती है और स्लाइम मोल्ड गिर जाता है। वह टूटी हुई लकड़ी को पकड़े हुए नीचे गिरते समय आतंकित है। नीचे मेंढक अपना मुंह खोलकर इंतजार कर रहा है, उसे पूरा निगलने के लिए तैयार। 1 सेकंड के भीतर वह रिवर्स मोमेंटम का उपयोग करता है। वह टूटी हुई शाखा के चारों ओर लिपट जाता है और नुकीले सिरे को नीचे की ओर लक्षित करता है। वह मेंढक के मुंह में भाला घोंप देता है और चिल्लाता है, ये खाओ। लकड़ी मेंढक के दिमाग को चीर देती है। वह प्रहार मेंढक को पीछे धकेल देता है। वह खून के फवारे छोड़ते हुए पेड़ से गिर जाता है। जैसे ही स्लाइम मोल्ड सुरक्षित रहता है, मृत मेंढक छपाके के साथ पानी में गिरता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। स्लाइम मोल्ड तने से चिपक जाता है और राहत महसूस करता है कि खतरनाक लड़ाई खत्म हो गई है। नीचे मेंढक का बेजान शरीर पानी में डूब जाता है और उसे खून से लाल कर देता है। लाश मटमैली गहराइयों में समा जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। पेड़ से स्लाइम मोल्ड पछतावे के साथ नीचे देखता है। यह शर्म की बात है कि शरीर पानी में है, क्योंकि वह एक्सपीरियंस के लिए उसे विकटित नहीं कर सकता। अचानक पानी में बुलबुले उठते हैं। गहराइयों में 2 चमकती डरावनी आंखें प्रकट होती हैं जो ऊपर की ओर घूर रही हैं। पानी से प्रकाश की एक किरण फूटती है। स्लाइम मोल्ड घबरा जाता है, क्योंकि वह विस्फोट उसके पास से हवा को काटता हुआ निकलता है। हमला पेड़ के तने से टकराता है और भयानक शक्ति के साथ उसे काट देता है। वह विस्फोट पेड़ और चिल्लाते हुए स्लाइम मोल्ड को रात के आसमान में उड़ा देता है। दुश्मन अपना नया रूप प्रकट करता है। यह अब एक पीली चमकती हुई इकाई है जिसकी आंखें लाल हैं। सैंक्टिफाइड फॉल को सक्रिय करते हुए स्लाइम मोल्ड अपने दुश्मन के अचानक परिवर्तन से व्याकुल है। वह भ्रम में चिल्लाता है कि एक मृत मेंढक इतनी शक्ति के साथ कैसे पुनर्जीवित हो सकता है। सैंक्टिफाइड मेंढक खुद को टूटे हुए पेड़ से खींचता है। उसकी लाल आंखें नफरत के साथ स्लाइम मोल्ड को घूर रही हैं और वह उसे मारने की तैयारी करता है। अचानक मेंढक की आंखों पर उगी गांठें फटती हैं और स्लाइम पर लेजर बीम की तरह उच्च दबाव वाला खून छोड़ती हैं। स्लाइम मोल्ड हमले से बाल बाल बचता है, क्योंकि करोसिव खून उस पेड़ से टकराता है जहां वह अभी खड़ा था। यह महसूस करते हुए कि वह हार रहा है, स्लाइम मोल्ड एक ऊंची शाखा को पकड़ने के लिए ऊपर की ओर स्लाइम की एक धारा छोड़ता है। वह तेजी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलता है और खुद को राक्षस से दूर करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह बच निकलता है, वह स्थिति का विश्लेषण करता है। वह जानता है कि एक बुद्धिमान मोल्ड पीछे हट जाता है, लेकिन वह इस बात से भ्रमित है कि इस कमजोर राक्षस का तीसरा रूप क्यों है, जबकि अन्य आसानी से खा लिए गए थे। इसे संदिग्ध मानते हुए वह तय करता है कि भागना ही उसका एकमात्र विकल्प है। हालांकि सैंक्टिफाइड मेंढक उसे भागने देने से इनकार कर देता है और अप्राकृतिक गति के साथ पीछा करते हुए दहाड़ता है। अपनी चिपचिपी जीभ का उपयोग करते हुए मेंढक हवा में झूलता है, स्लाइम मोल्ड की गतिविधियों के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और करीब आ जाता है। मेंढक रुकता है, अपने मुंह से खून पोंछता है और उसका शरीर एक भयावह रोशनी के साथ चमकता है। जैसे ही वह एक नया हमला तैयार करता है, वह सैंग्विन लैश छोड़ता है। एज में हुए खून का एक कोड़ा जो हवा को काटता है, स्लाइम मोल्ड के तंतु को अलग कर देता है और 199 का नुकसान पहुंचाता है। स्लाइम मोल्ड गिर जाता है और सिस्टम अलर्ट चेतावनी देता है कि एक बाहरी वस्तु ने उस पर आक्रमण किया है। वह घबरा जाता है, यह महसूस करते हुए कि मेंढक का खून इतना जहरीला है कि उसका लेवल 8 का जहर प्रतिरोध भी उसे रोक नहीं पा रहा है। सैंक्टिफाइड मेंढक अपना हमला जारी रखता है। टंग लैश नामक कौशल को सक्रिय करते हुए नीचे की ओर गोता लगाता है। उसकी लंबी खून जैसी लाल जीभ हारपून की तरह निकलती है, स्लाइम मोल्ड के चारों ओर लिपटती है और उसे नीचे खींचती है। पकड़े जाने के बावजूद स्लाइम मोल्ड अभिमानी है। वह केवल एक के नुकसान पर उपहास करता है, आश्वस्त कि उसके तरल रूप के खिलाफ शारीरिक हमले बेकार हैं। उसका आत्मविश्वास आतंक में बदल जाता है जब वह नदी से टकराता है और उसे एहसास होता है कि उसे उसके लिए घातक ताजे पानी में खींच लिया गया है। एक लाल चेतावनी उसे सचेत करती है कि उसकी कोशिका का ऑस्मोटिक प्रेशर गंभीर है और उसे प्रतिक्रिया करने से पहले बाहर निकलना होगा, वरना वह मर जाएगा। सैंक्टिफाइड मेंढक अपने विशाल जबड़े खोलकर झपटता है। मेंढक अपना मुंह बंद कर लेता है और स्लाइम मोल्ड को पूरा निगल जाता है।
जंगल में सन्नाटा छा जाता है और सैंक्टिफाइड मेंढक संतुष्ट होकर पानी पर तैरता है। हालांकि मेंढक का मुंह फूलता और फड़कता है, स्लाइम मोल्ड जिंदा है। निगले जाने से बचने के लिए अंदर संघर्ष करते हुए मेंढक अपने जबड़ों को और कस लेता है और उसे अपने गले के नीचे धकेलता है। पेट के अंदर स्लाइम मोल्ड जठर रस गैस्ट्रिक एसिड में डूबा हुआ है। वह आतंक से देखता है क्योंकि उसका स्वास्थ्य पिघल रहा है, प्रति सेकंड 33 का नुकसान हो रहा है। अंधेरे में फंसा स्लाइम मोल्ड घबरा जाता है। वह अपने कोर को बाहर निकालकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन संघर्ष से बहुत थक गया है और हताश है क्योंकि वह सतह पर अपने स्प्लिट कौशल का उपयोग नहीं कर पा रहा है। सैंक्टिफाइड मेंढक विजय के साथ टर्राता है और पानी उछालता है, यह मानते हुए कि उसने अपने दुश्मन को पचा लिया है। फंसे हुए और पच रहे स्लाइम मोल्ड को एहसास होता है कि उसे एक हताश जुआ खेलना होगा। कमजोर करने वाले पानी से लड़ने के बजाय वह इसमें और गहराई तक जाता है। वह जानबूझकर पानी सोखकर अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर की कमजोरी को सक्रिय करता है। मेंढक के गले के अंदर उसका शरीर तेजी से फैलता है। सैंक्टिफाइड मेंढक घबरा जाता है और अपना गला पकड़ लेता है, यह महसूस करते हुए कि कुछ गलत है। जैसे ही उसकी गर्दन अप्राकृतिक रूप से फूलती है, स्लाइम मोल्ड मेंढक के मुंह और गले को भरने के लिए फैलता रहता है और कसम खाता है कि वह राक्षस को इतना बड़ा होकर मार डालेगा कि वह उसे संभाल न सके। मेंढक संकट में टर्राता है और उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं क्योंकि स्लाइम नुकसान से बचने के लिए उसके जबड़ों को जबरदस्ती खोल देता है। विस्तार करते समय स्लाइम मोल्ड अपने सभी हॉर्नेट राक्षस के शहद का उपभोग करता है, जिससे प्रत्येक खुराक के साथ 400 एचपी तेजी से ठीक होता है। अपनी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लगातार स्वास्थ्य बहाल होने के साथ स्लाइम मोल्ड विशाल हो जाता है और मेंढक के शरीर को उसकी सीमा तक खींच देता है। दबाव बहुत अधिक हो जाता है और एक विशाल विस्फोट के साथ सैंक्टिफाइड मेंढक अंदर से बाहर की ओर फट जाता है। पानी पर खून और मांस बिखर जाता है क्योंकि स्लाइम मोल्ड का विस्तार उसके दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। विजयी होकर स्लाइम मोल्ड स्लाइम के एक विशाल पहाड़ के रूप में नदी पर तैरता है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने दुश्मन को हरा दिया है और जहरीले खून से बचकर अनुभव एक्सपी प्राप्त किया है। उसे एक नया एंटीबॉडी भी प्राप्त हुआ है। अपनी विस्फोटक जीत के बाद स्लाइम मोल्ड हरे स्लाइम के एक विशाल पहाड़ के रूप में दलदल के पेड़ों के बीच तैरता है। वह अपने विशाल नए शरीर को देखता है और अपने आकार पर चकित रह जाता है। एक स्थिति विंडो उसकी नई पैसिव एबिलिटी प्रदर्शित करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेशन मैक्स। उसकी एचपी बढ़कर 11,870 हो गई है, जो उसकी 924 की अधिकतम सीमा से कहीं अधिक है। लेकिन एक टाइमर चेतावनी देता है कि अतिरिक्त स्वास्थ्य 1 घंटे में चला जाएगा। वह अपने नए रूप का विश्लेषण करता है और महसूस करता है कि उसका आकार उसे हिमशैल आइसबर्ग की तरह तैरने देता है। उसका निचला शरीर पानी सोखता है, लेकिन उसका विशाल आयतन उसे दबाव को सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने की अनुमति देता है। वह नोट करता है कि यह पानी की प्रतिरक्षा उसके हताश जुए का एक अप्रत्याशित लाभ है। हालांकि टाइमर देखकर वह घबरा जाता है। वह इस बात से भयभीत है कि उसके अतिरिक्त हिट पॉइंट, जो उसे लगभग अजेय बनाते हैं, इतनी जल्दी गायब हो जाएंगे। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और लालची हो जाती है। चूंकि उसने इस रूप को प्राप्त करने के लिए अपना सारा कीमती शहद उपयोग कर लिया है, इसलिए उसे इस अस्थायी शक्ति का उपयोग अच्छा लाभ पाने के लिए करना चाहिए। वह पागलों की तरह हंसता है और खुद को एक अजेय काइजू के रूप में देखता है। उसे गेम की रोलिंग स्टिकी बॉल से एक बेहतरीन विचार आता है और वह अपने विशाल रूप में सब कुछ इकट्ठा करते हुए जंगल में लुढ़कने की योजना बनाता है। स्लाइम मोल्ड एक आपदा की तरह बाढ़ वाले जंगल में लुढ़कता है। जैसे ही वह वनस्पतियों को निगलता है, सिस्टम सूचनाएं पॉपअप होती हैं जो अपघटन की पुष्टि करती हैं और उसे अनुभव बिंदु प्रदान करती हैं। वह समय सीमा समाप्त होने से पहले संसाधनों को कुशलतापूर्वक इकट्ठा करने के लिए अपने भारी आकार का उपयोग करते हुए पेड़ों के बीच से तेजी से आगे बढ़ता है। पानी की गहराइयों में मछलियां जड़ों के बीच शांति से तैरती हैं। अचानक स्लाइम मोल्ड पानी में गिरता है और मछलियों को तितर बितर कर देता है। शिकार निराशाजनक है। दबाव के प्रति प्रतिरक्षित होने के बावजूद पानी का खिंचाव उसे बहुत धीमा कर देता है और फुर्तीली मछलियां पकड़ने के प्रयास के लायक नहीं है। पानी को समय की बर्बादी मानकर वह सूखी जमीन की ओर बढ़ता है। वह अपने विशाल शरीर को नदी से बाहर किनारे पर खींचता है। पास ही उसे एक पेड़ के पास मशरूम का एक झुंड दिखाई देता है। वह उनके ऊपर से बहता है और तुरंत मशरूमों को सोख लेता है। पीछे एक खोखला निशान छोड़ जाता है। वह जमीन के और अंदर जाता है। आगे ऑटर जैसे 2 छोटे जीव पकड़ी गई मछली के साथ घास पर खड़े हैं। विशाल स्लाइम मोल्ड उन छोटे जानवरों के ऊपर मंडराता है, जोर से अभिवादन करता है और एक डरावनी छाया डालता है। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया करें, वह अपने चिपचिपे शरीर के साथ नीचे गिरते हुए उन पर झपटता है। वह उन्हें नहीं खाता। वहां से लुढ़कते हुए वह बेरुखी से घोषणा करता है कि वह उनकी मछली ले रहा है और उन्हें पीछे छोड़ देता है। वे दोनों उदबिलाव धूल में बैठे हरे स्लाइम से ढके हुए सदमे में देखते रह जाते हैं क्योंकि उनका रात का खाना चोरी हो गया है। जंगल में लुढ़कते हुए स्लाइम मोल्ड इस चोरी को तर्कसंगत बनाता है।
वह खुद से कहता है कि प्यारे ऊदबिलाव को छोड़ना और केवल उनका भोजन लेना यह साबित करता है कि उसके पास अभी भी एक दयालु मानवीय आत्मा है। उसका स्वगत भाषण तब रुक जाता है जब उसे अखरोट पकड़े हुए एक गिलहरी दिखाई देती है, जिसके कान और पूंछ जादुई लपटों से सजे हैं। घुसपैठिए पर क्रोधित होकर गिलहरी का शरीर तीव्र आग से जल उठता है। कलाबाजी दिखाते हुए गिलहरी हैंडस्टैंड करती है और अपनी पूंछ से आग का गोला छोड़ती है, जो स्लाइम मोल्ड की ओर लपटों का एक स्तंभ भेजती है। हमला बहुत प्रभावी है। स्लाइम मोल्ड घबरा जाता है क्योंकि डैमेज मार्कर दिखाई देते हैं और उसे एहसास होता है कि अग्नि जादू एक खतरनाक कमजोरी है। हालांकि आकार का अंतर बहुत बड़ा है। स्लाइम मोल्ड मंडराते हुए नन्हे जीव को चेतावनी देता है कि वह उसे दोष न दे क्योंकि उसने पहले हमला किया था। वह अपने विशाल हरे शरीर को गिलहरी पर पटक देता है और मजाक करता है कि जंगल में आग से खेलना मना है। जब वह अपना शरीर उठाता है तो केवल एक साफ कंकाल बचता है। सिस्टम हार और अपघटन की पुष्टि करता है, उसे जंगल की गहराइयों में अनुभव बिंदु प्रदान करता है। पेड़ों के माध्यम से हिंसक प्रहारों की गूंज आती है। एक बड़ा मांसल छिपकली हवा में उड़ता हुआ जोर से जमीन पर गिरता है। उसका प्रतिद्वंद्वी एक एनिमेटेड पेड़ का राक्षस ट्री मॉन्स्टर है, जिसके सीने में एक चमकता हुआ क्रिस्टल है। अपनी शाखाओं जैसी भुजाओं को आक्रामक रूप से लहराते हुए वह देखता है कि छिपकली संभल जाती है और उसका गला फूलता है क्योंकि वह जवाबी हमले की तैयारी करती है। वह अपने मुंह से तरल की एक शक्तिशाली धारा छोड़ती है। एसिड की वह लार पेड़ के राक्षस से टकराती है और उसके शरीर पर बिखर जाती है। एसिड जलता है और बुलबुले छोड़ता है, जिससे पेड़ के राक्षस की छाल और मांस पिघल जाता है और वह दर्द से तड़प उठता है। अपने शरीर के पिघलने के बावजूद पेड़ के राक्षस के पास जीवित रहने का एक मैकेनिज्म है। उसके मरते हुए रूप से एक चमकता हुआ बीज निकलता है और एक खोख ठूंठ के अंदर सुरक्षित गिर जाता है, जो जमीन से ऊर्जा खींचता है। ठूंठ तुरंत पुनर्जीवित हो जाता है और पेड़ के राक्षस को बहाल कर देता है। निराश होकर छिपकली गुर्राती है क्योंकि उसका दुश्मन वापस आ गया है। वाइल्ड रश को सक्रिय करते हुए वह लड़ाई खत्म करने के लिए अविश्वसनीय गति के साथ आगे बढ़ती है। पेड़ का राक्षस उसे रोकने के लिए अपनी शाखाओं को भालों की तरह फैलाता है, लेकिन छिपकली फुर्तीली है और प्रहारों से बचकर निकल जाती है। करीब पहुंचने पर छिपकली काटने के लिए तैयार होती है, लेकिन पेड़ का राक्षस तेज है। एक नुकीली शाखा छिपकली के हाथ के चारों ओर लिपट जाती है और उसके सख्त तराजू को चीर देती है। अचानक छिपकली को पकड़े हुए शाखा पर तेजी से अजीब सफेद कलियां अंकुरित होती हैं। छिपकली के चेहरे के सामने एक कली एक भयावह फूल में खिलती है। छिपकली फूल को घूरती है और उसकी आंख में पंखुड़ियों का प्रतिबिंब दिखता है। यह हमला एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। छिपकली की पुतली से तुरंत लाल ट्यूमर फूटने लगते हैं। संक्रमण तात्कालिक है। छिपकली की आंख खून के फवारे के साथ फट जाती है, जिससे वह अंधा हो जाता है और दर्द में चिल्लाता है। पेड़ का राक्षस एक जोरदार प्रहार करता है और छिपकली के संभलने से पहले ही अपनी शाखा उस पर पटक देता है। उस प्रहार का बल जीव को हवा में उड़ा देता है और वह पथरीली जमीन पर हिंसक रूप से गिरता है। अंधा और पिटा हुआ होने के बावजूद छिपकली हार मानने से इनकार कर देती है और अपनी खोई हुई दृष्टि की भरपाई के लिए वापस अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। छिपकली थर्मल विजन को सक्रिय करती है, जिससे वह ऊष्मा के संकेतों हीट सिग्नेचर्स को महसूस कर पाती है। इस इंद्रिय का उपयोग करते हुए छिपकली हमलों का पता लगाती है। वह शाखाओं को गर्मी की चमकती धारियों के रूप में देखती है और उनसे बचने के लिए फुर्ती से हट जाती है। छिपकली हवा में ऊंची छलांग लगाती है और अपने दुश्मन के ऊपर से उड़ती है। वह खुद को सिकोड़कर तेजी से घूमती है और एक घूमते हुए प्रक्षेप्य में बदल जाती है। शार्प टेल छोड़ते हुए वह अपनी स्पिन के संवेग का उपयोग एक शक्तिशाली नीचे की ओर वार करने के लिए करती है। हमला जबरदस्त बल के साथ लगता है, जिससे छिपकली सीधे पेड़ के राक्षस के बीच से निकल जाती है। वह प्राणी नष्ट हो जाता है। उसके कोर के टूटने के साथ वह लकड़ी के टुकड़ों और हरे मलबे में बदल जाता है। छिपकली अपने दुश्मन पर विजय की दहाड़ लगाती है और उसके मुंह से लार और खून बिखरता है, लेकिन जीत दर्दनाक है। जीव कराहता है क्योंकि उसकी आंख की जगह से परजीवी फूल खिलता है और उसकी जड़ें उसके मांस में गहराई तक खुदाई करती हैं। संक्रमित छिपकली अंधी खड़ी रहती है और उसकी आंख की जगह से फूल खिलता है। अचानक विशाल स्लाइम मोल्ड एक पहाड़ी से नीचे लुढ़कता है और मरते हुए जीव पर एक विशाल छाया डालता है। बेरहमी से स्लाइम मोल्ड छिपकली के ऊपर लुढ़क जाता है, उसे अपने वजन से कुचल देता है और सोख लेता है। एक सिस्टम अधिसूचना स्लाइम मोल्ड को बाहरी वस्तु के प्रति सचेत करती है, लेकिन उसके एंटीबॉडीज ने इसे बेरसर कर दिया और उसे अपघटन के लिए अनुभव प्रदान किया। स्लाइम मोल्ड बाहरी वस्तु से क्षण भर के लिए भ्रमित होता है। चेतावनी, इसे नजरअंदाज करते हुए वह समय खत्म होने से पहले अधिक से अधिक खाने पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि जैसे ही वह जंगल को समतल करता है, उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। वह सैकड़ों एकड़ में लुढ़क चुका है, फिर भी जंगल असंभव रूप से घना बना हुआ है, जैसे उसने कोई प्रभाव ही न डाला हो। अचानक उसके नीचे जमीन हिंसक रूप से हिलने लगती है। एक दूर के पहाड़ से काली ऊर्जा का एक विशाल स्तंभ फूटता है और रात के आसमान की ओर जाता है। जादुई ज्यामितीय पैटर्न आसमान में भर जाते हैं क्योंकि ऊर्जा बादलों को चीर देती है। स्लाइम मोल्ड भ्रम में देखता है।
वह सोचता है कि क्या उसे मतिभ्रम हो रहा है, क्योंकि आसमान में इतने बड़े तमाशे के बावजूद बिल्कुल कोई आवाज नहीं है। इससे पहले कि वह इसे समझ पाता, उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है। एक सिस्टम संदेश उसकी अतिरिक्त एचपी को साफ करता है और उसका विशाल शरीर धुएं में बदल जाता है। वह तुरंत सिकुड़ जाता है और घास पर अपने मूल छोटे कंटीले रूप में लौट आता है। सिकुड़ने के बाद स्लाइम मोल्ड अपनी स्थिति की जांच करता है। उसे यह देखकर झटका लगता है कि वह लेवल 49 पर पहुंच गया है। उसने वीक क्रीचर लॉद की उपलब्धि प्राप्त कर ली है और उसकी एचपी लगभग 3000 है। वह आंकड़ों में इस वृद्धि पर चकित है, लेकिन एक सिस्टम अधिसूचना उसका मूड खराब कर देती है। यह चेतावनी देती है कि न्यूट्रिशनल ओवरलोड पूरा हो गया है, अगली आवश्यकता 5 गुना अधिक है और उसे 1 घंटे तक अनुभव एक्सपी प्राप्त नहीं होगा। अपने विशाल रूप द्वारा छोड़े गए गड्ढे में वह व्यंग्यात्मक रूप से सोचता है कि क्या उसका नया शीर्षक उसे केवल किंडरगार्टन का बॉस बनाता है। अधिक खाने से बीमार महसूस करते हुए वह अपनी इन्वेंट्री खोलता है और उसे पत्थर, लकड़ी और हड्डियों जैसी रद्दी चीजों से भरा हुआ पाता है। वह जानता है कि उसे इसे तुरंत साफ करना होगा। उसका शरीर कांपता है और वह वस्तुओं के एक विशाल ढेर की उल्टी कर देता है। अपनी इन्वेंट्री को जंगल की जमीन पर खाली करके वह मलबे के ढेर के पास पड़ा रहता है। वह हल्का महसूस करता है, लेकिन ऊब गया है और अनिश्चित है कि क्या करना है, क्योंकि उसे 1 घंटे तक अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। अचानक एक अधिसूचना दिखाई देती है। लेवल 60 पर वह क्लास चेंज या इवोल्यूशन विकास के बीच चयन कर सकता है। स्लाइम मोल्ड रोमांचित है। उसे एहसास होता है कि यही वास्तव में मजबूत बनने का रास्ता है। वह सिद्धांत देता है कि मिमिक्री क्लास बदलने की कुंजी है और अनुमान लगाता है कि इवोल्यूशन एक गुणात्मक परिवर्तन है, जैसे किसी जानवर का मानवीय बुद्धिमत्ता प्राप्त करना। उसकी कल्पना उड़ान भरती है। वह खुद को एक शक्तिशाली स्लाइम मोल्ड मैजन के रूप में देखता है। वह हंसता है और सपना देखता है कि वह जादू सीख सकता है और इस रूप में दुनिया पर हावी हो सकता है। हवा को चीरते हुए पंखों की आवाज उसकी कल्पना को रोक देती है। वह ऊपर देखता है तो उसे पेड़ों के बीच उड़ती 3 तेज आकृतियां दिखाई देती हैं। वह तुरंत खतरे को पहचान लेता है। 3 सशस्त्र ततैया जादूगरों का एक दस्ता। स्लाइम मोल्ड घबराहट में ऊपर देखता है। वह उन्हें उन्हीं जादू का उपयोग करने वाले हॉर्नेट्स के रूप में पहचानता है जिनसे वह पहले लड़ा था, और जानता है कि एक साथ 3 का सामना करना एक गंभीर समस्या है। यह जानने के लिए उत्सुक कि दस्ता कहां जा रहा है, वह पीछा करने का निर्णय लेता है। वह हवा में छलांग लगाता है और जंगल के माध्यम से कीड़ों का पीछा करता है। वह अपनी दूरी बनाए रखता है और पेड़ों के बीच कूदते हुए 3 ततैया जादूगरों को जंगल की गहराइयों तक ट्रैक करता है। वह एक खाली जगह पर पहुंचता है और दंग रह जाता है। जंगल की जमीन अनगिनत छत्तों से ढकी हुई है, जो जैविक पुलों, ऑर्गेनिक ब्रिजेस से जुड़े हैं और एक विशाल कीट शहर बनाते हैं। घास में छिपकर स्लाइम मोल्ड कॉलोनी के पैमाने पर चकित रह जाता है। वह सोचता है कि क्या यह आपस में जुड़ी हुई संरचना झुंड का एक विकसित रूप है। तीनों ततैया जादूगर कॉलोनी में नीचे उठते हैं और वहां भिनभिनाते हजारों अन्य लोगों में शामिल हो जाते हैं। अचानक एक विशाल पंजे वाला पैर नीचे पड़ता है और तुरंत एक छत्ते को कुचल देता है। मलबे में एक विशाल पक्षी, सांप की पूंछ वाला टेरर बर्ड खड़ा है। यह वैसा ही है जैसा उसने पुनर्जन्म के समय देखा था, लेकिन हल्के नीले पंखों वाला। यह ततैया को नजरअंदाज करता है और छत्तों को फाड़ देता है। एक अजीब लेकिन भयानक नजर के साथ पक्षी छत्ते को फाड़कर खोल देता है और उसके अंदर के लार्वा को लालच से खाता है। अपने छिपने के स्थान से स्लाइम मोल्ड को पसीना आ जाता है। वह प्रजाति को पहचानता है और याद करता है कि कैसे लाल संस्करण ने एक बार उसे इतना डरा दिया था कि उसने जीने की इच्छा खो दी थी। हालांकि यह नीला वाला अलग लगता है। कॉलोनी जवाबी कार्रवाई करती है। हजारों सैनिक ततैया सभी कोणों से विशाल शिकारी पर एक समन्वित बमबारी हमला करती हैं, लेकिन पक्षी भारी बख्तरबंद है। एक ततैया उतरती है और डंक मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हमला घने पंखों को नहीं भेद पाता। अन्य ततैया उसकी पूंछ पर मौजूद सांप के सिर पर हमला करती हैं, लेकिन उनके डंक कठोर तराजू से टकराकर वापस आ जाते हैं। शारीरिक हमले बेकार हैं। रणनीति बदलते हुए झुंड पक्षी के पूरे शरीर को कीड़ों के एक जीवित कंबल से ढक देता है, जिससे उसका दम घोंटने या उसे अत्यधिक गर्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन पक्षी बहुत मजबूत है। वह अपने विशाल शरीर को हिलाता है और हजारों ततैया को धूल की तरह झाड़ देता है। शारीरिक हमले विफल होने पर तीनों ततैया जादूगर लड़ाई में शामिल होते हैं। वे पक्षी के ऊपर मंडराते हैं, अपने जादुई घेरे सक्रिय करते हैं और उस पर लक्षित दर्जनों आग के गोले बुलाते हैं। ततैया जादूगर बमबारी शुरू करते हैं। घुसपैठिए को भस्म करने के लिए अपने जादुई घेरों से आग के गोलों की बौछार करते हैं। प्रक्षेपियों के टकराते ही जंगल की जमीन आग की लपटों में घिर जाती है, जिससे जोरदार विस्फोट होते हैं जो जमीन को हिला देते हैं। एक चट्टान की आड़ में स्लाइम मोल्ड इस विनाशकारी शक्ति को देखकर कांप जाता है और नोट करता है कि यह जादू उस छत्ते से कहीं ज्यादा मजबूत है जिसे उसने नष्ट किया था। हालांकि हमले से जीव को कोई नुकसान नहीं होता। नीला सांप की पूंछ वाला टेरर बर्ड लपटों को सोख लेता है और जैसे ही वह जादू का उपभोग करता है, उसके पंख हल्के नीले से गहरे लाल रंग में बदल जाते हैं। जादू से पूरी तरह चार्ज होकर पक्षी,
जो अब अपने लाल रूप में है, अपना सिर पीछे झुकाता है और एक भयानक चीख निकालता है। उसकी आंख घातक इरादे के साथ उड़ते कीड़ों पर केंद्रित होती है, जो दिखाती है कि उनके हमले ने उसे केवल और मजबूत बनाया है। तीनों ततैया जादूगर हवा में जम जाते हैं और उनका गुस्सा सदमे में बदल जाता है जब उन्हें एहसास होता है कि उनका सबसे मजबूत हमला विफल हो गया। बिजली की गति से पक्षी अपनी विशाल सांप जैसी पूंछ मारता है और अंदर के शिकार तक पहुंचने के लिए कागज की तरह छत्तों को कुचल देता है। उसकी पूंछ पर मौजूद सांप का सिर थर्मल विजन का उपयोग करता है और खंडहरों में छिपे कीड़ों के ऊष्मा संकेतों को आसानी से ढूंढ लेता है। गर्मी से निर्देशित होकर सांप सटीकता के साथ झपटता है और बचाव करने वाली एक ततैया को अपने जबड़ों में पकड़ लेता है। सांप बेरहमी से कीड़े को कुचल देता है और उसे फाड़ देता है। तुरंत ही मृत कीड़ों की बारिश होने लगती है क्योंकि छिपा हुआ झुंड ढह जाता है। स्लाइम मोल्ड को एहसास होता है कि पक्षी ने जानबूझकर शक्ति प्राप्त करने के लिए आग सोखी थी और रानी को निशाना बनाया था। उसकी उच्च बुद्धिमत्ता को सिद्ध करते हुए वह पक्षी के जाने के बाद लाशों को साफ करने का इंतजार करने का फैसला करता है। अचानक पक्षी का पंख जम जाता है। कुछ क्षण बाद विस्फोट से खींचे हुए मानव साहसी वहां पहुंचते हैं। कोल फर्न जादुई प्रतिक्रिया को नोटिस करता है और निया रॉस जीव की पहचान एक सांप के रूप में करती है। हेरॉन रेक कार्टर अपनी ढाल उठाकर आगे बढ़ता है और चेतावनी देता है कि राक्षस पहले से ही लॉर्ड लेवल पर है। एक चट्टान के पीछे से स्लाइम मोल्ड अराजक दृश्य देखता है। वह साहसियों को पहले से पहचानता है और महसूस करता है कि वे भयानक पक्षी का शिकार करने की योजना बना रहे हैं। सांप हेरॉन का जमा हुआ पंख गर्म हो जाता है और उसके चारों ओर की बर्फ तेजी से पिघलती है। एक शक्तिशाली प्रहार के साथ पक्षी बर्फ को चकनाचूर कर देता है और अपना पंख आजाद कर लेता है। प्राणी का सामना करते हुए रेक कार्टर कोल फर्न को लड़ाई खत्म करने के लिए एक शक्तिशाली बर्फ का मंत्र तैयार करने का आदेश देता है और उसे समय देने का वादा करता है। कोल फर्न आत्मविश्वास से मुस्कुराता है और उसका स्टाफ जादू से चमकता है। वह स्वीकार करता है और गारंटी देता है कि वह राक्षस को एक ही चाल में मार डालेगा। सांप हेरॉन अपने विशाल पंजे से वार करता है और अविश्वसनीय गति से नीचे आता है। रेक कार्टर आगे बढ़ता है और जादूगर की रक्षा के लिए अपनी ढाल से हमले को रोकता है। योद्धा पक्षी के भारी वजन के नीचे संघर्ष करता है और अपनी जगह बनाए रखते हुए कांपता है। पसीने से तरबतर रेक कार्टर को एहसास होता है कि यह प्रतिद्वंद्वी उम्मीद से ज्यादा मजबूत है। वह अनुमान लगाता है कि जंगल से अन्य राक्षसों के गायब होने के बाद यह विकसित हुआ है। वह शील्ड काउंटर नामक कौशल को सक्रिय करता है और जीव को पीछे हटाने के लिए विस्फोटक बल के साथ अपनी ढाल ऊपर की ओर घुमाता है। उस प्रहार से सांप हेरॉन पीछे गिर जाता है, जिससे उसके और पार्टी के बीच जगह बन जाती है। हालांकि प्रभाव उसकी ढाल के लिए बहुत ज्यादा है। वह चकनाचूर हो जाती है, जिससे रेक कार्टर रक्षाहीन रह जाता है। लाल सांप का सिर जो उसकी पूंछ पर है, खुले जबड़ों के साथ रेक कार्टर पर झपटता है। खतरा देखकर निया रॉस अपने बख्तरबंद सुअर नन्हे स्टील बैग को हमला करने और राक्षस से टकराने का आदेश देती है। रेक कार्टर बड़ी मुश्किल से झपटते जबड़ों से बचता है और पसीने में नहाया हुआ महसूस करता है कि वह मौत के कितना करीब था। साहसियों का संयुक्त दबाव सांप हेरॉन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन राक्षस अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी चोंच से धुआं निकलता है और उसका गला चमकता है, जो जादुई संचय का संकेत है। पक्षी सोखी हुई ऊर्जा को छोड़ता है और लपटों की एक विशाल धारा उगलता है। लपटें एक सूडो ड्रैगन ब्रेथ बनाती हैं। कोल फर्न उच्च स्तरीय जादू को पहचानता है और चेतावनी देता है कि वे मुसीबत में हैं। कोल फर्न तुरंत प्रतिक्रिया करता है और जादुई घेरे में अपना स्टाफ मारता है और चिल्लाता है कि उन्हें अपना बचाव करना चाहिए। जमीन से एक विशाल बर्फ की दीवार ग्लेशियर बैरियर उठती है। निया, रेक और कोल उसके पीछे दुबक जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह टिकी रहे। छद्म ड्रैगन सांस ग्लेशियर बैरियर से टकराती है और आग और बर्फ का टकराव युद्ध के मैदान को दो हिस्सों में बांट देता है। शॉकवेव जंगल को हिला देती है। एक चट्टान के पीछे छिपा स्लाइम मोल्ड कांपता है, यह जानते हुए कि वह इस उच्च स्तरीय लड़ाई में केवल चारे के समान है। ग्लेशियर बैरियर भीषण गर्मी के खिलाफ संघर्ष करता है और बर्फ तेजी से पिघलती है। कोल फर्न चिल्लाता है और मंत्र में अपनी पूरी ऊर्जा डाल देता है, लेकिन शक्ति का अंतर बहुत बड़ा है। बर्फ की दीवार चकनाचूर हो जाती है और नीले क्रिस्टल के टुकड़े हर जगह उड़ते हैं। धुआं साफ होने पर एक झुलसा हुआ रास्ता दिखाई देता है। साहसी लोग असुरक्षित हैं लेकिन जिंदा हैं क्योंकि बैरियर ने अधिकांश प्रहार सह लिया था। एक चट्टान के पीछे से स्लाइम मोल्ड कांपता है। वह उच्च स्तरीय जादू की शक्ति से अचंभित है और अपनी कमजोरी पर अफसोस जताता है। क्रोधित और थका हुआ कोल फर्न अपने बर्बाद मंत्र को कोसता है। वह टीम को बताता है कि वह कुछ समय तक उच्च स्तरीय जादू का दोबारा उपयोग नहीं कर सकता। रेक कार्टर कमान संभालता है और निया से चिल्लाकर कहता है कि वह अपने जानवर के साथ कवर फायर दे, जबकि वह जवाबी हमले की तैयारी करता है। निया सहमत होती है। निया का सुअर नन्हा स्टील बैक स्पाइनी बैक स्पिनिबैक का उपयोग करता है और दुश्मन पर नुकीले कांटे छोड़ता है। सांप हेरॉन कांटों को रोकने के लिए अपने पंखों का उपयोग करता है और क्षण भर के लिए योद्धा को अपनी नजरों से ओझल कर देता है। मौके का फायदा उठाते हुए रेक कार्टर अपनी शारीरिक शक्ति को अधिकतम करने के लिए पावर रिलीज सक्रिय करता है।
वह रात के आसमान में छलांग लगाता है और युद्ध के मैदान के ऊपर उड़ते हुए शॉकवेव्स पैदा करता है। सांप हेरॉन अपने पंख नीचे करता है और ऊपर देखता है। उसकी आंख फैल जाती है जब वह इंसान को अपनी ओर गिरते हुए देखता है। रेक कार्टर तेजी से नीचे आता है और मेटियोर हैमर सक्रिय करता है। जैसे ही उसका गदा ऊर्जा से चमकता है, वह पूरी ताकत के साथ भारी हथियार घुमाता है और राक्षस पर निशाना साधता है। वह विनाशकारी प्रभाव सांप हेरॉन को जमीन पर पटक देता है और विशाल पक्षी गिर जाता है। गदा पक्षी की खोपड़ी को कुचल देती है और खून बिखेरते हुए उस लॉर्ड लेवल राक्षस को तुरंत मार देती है। भारी सांस लेते हुए रेक कार्टर जीव की लाश के पास खड़ा होता है और लड़ाई खत्म होने की घोषणा करता है। कोल फर्न रेक की प्रशंसा करता है और नोट करता है कि पराजित स्नेक सेक्रेटरी बर्ड एक उच्च स्तरीय जादुई जानवर जितना मजबूत था। एक चट्टान के पीछे छिपा स्लाइम मोल्ड लड़ाई का विश्लेषण करता है। उनकी टीम वर्क से प्रभावित होकर वह तय करता है कि उसके जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका एक इंसान से चिपके रहना है। रेक कार्टर निया को लाश के पास जाने और लापता गिल्डमास्टर के बारे में सुराग के लिए उसकी यादें पढ़ने का आदेश देता है। हालांकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही रेक लाश के पास खड़ा होता है, उसकी पूंछ पर मौजूद लाल सांप का सिर झपटा है और उसके कंधे पर काट लेता है। उसी समय पक्षी का मुख्य सिर, जो कुचला हुआ और बेजान लग रहा था, अचानक अपनी आंखें खोलता है ताकि एक अंतिम घात लगा सके। घात पर प्रतिक्रिया करते हुए एक बर्फ के कांटे का मंत्र लाल सांप के सिर को चीर देता है और उसे तुरंत मार देता है। मंत्र चलाने वाला कोल फर्न है। वह चिल्लाता है कि सांप में पथरा देने वाला पेट्रीफाइंग वेनम है और निया से कप्तान को शुद्धिकरण पोषण देने के लिए कहता है। निया पागलों की तरह शुद्धिकरण औषधि की बोतल खोलती है और रेक से इसे तुरंत पीने का आग्रह करती है। रेक चमकते हरे तरल को अपने मुंह में डालता है और उम्मीद करता है कि वह विष का मुकाबला करेगा, लेकिन कोशिश विफल हो जाती है। रेक दर्द में चिल्लाता है क्योंकि उसकी आंखों से खून बहने लगता है। उसका गला पहले ही पथरा चुका है, जिससे वह निगलने में असमर्थ है। औषधि की बोतल टूट जाती है और योद्धा अपने घुटनों पर गिर जाता है। उसकी त्वचा धूसर हो जाती है और दरकने लगती है क्योंकि पथराव उसे पूरी तरह निगल लेता है। निया कांपती है और अपने नेता की मूर्ति की ओर हाथ बढ़ाकर हताशा में उसका नाम पुकारती है, जबकि उसका सुअर भ्रम में देखता है। कोल महसूस करता है कि स्थिति निराशाजनक है और निया पर चिल्लाता है कि उन्हें जीवित रहने के लिए तुरंत भागना होगा। निया जम जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं क्योंकि वह कप्तान के शरीर को पीछे छोड़ने में हिचकिचाती है। कोल उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। वे पूरी गति से भागते हैं और कोल समझाता है कि राक्षस ने ठीक होने के लिए रेक की जीवन ऊर्जा सोख ली है और वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। उनके पीछे सांप हेरॉन बचे हुए लोगों को अंधेरे जंगल में गायब होते हुए देखता है। चुराई गई जीवन शक्ति से ठीक हुआ राक्षस का सिर डरावनी नजर से देखता है और एक अजीब आवाज निकालता है जो उसकी प्रभुता को सिद्ध करती है। स्टैमिना पोषण पीना। जैसे ही वह भागा, कोल ने कहा कि उसने गलत गणना की थी और स्नेक हेरॉन पहले से ही एक उच्च स्तरीय मॉन्स्टर लॉर्ड के स्तर पर था। लेकिन जब तक वे एक सप्ताह के भीतर बाहर निकल सकते थे और चर्च से एक शाही पुजारी भेजने के लिए कह सकते थे, कार्टर बच जाता। स्नेक हेरॉन ने हालांकि उन्हें पकड़ लिया और जमीन को चीरते हुए उनके सामने उतरा। कोल यह देखकर हैरान रह गया कि वह इतनी जल्दी ठीक हो गया था। उसने निया से कहा कि वह यहां से लड़ाई का नेतृत्व करेगा। पक्षी ने अपने पंजों के साथ उन पर झपट्टा मारा। तैयार। निया डर के मारे जम गई थी। उसने कोल से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसने उसे डरने के लिए मना किया क्योंकि उसने पहले ही इसकी योजना बना ली थी। उसने उसे अभी के लिए अपनी जादुई शक्ति बचाने के लिए कहा, क्योंकि बाद में उन्हें इस घटिया जगह से बाहर निकलने के लिए उसकी आवश्यकता होगी। कोल ने फिर अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया और पक्षी पर अपनी आइस गैटलिंग से वार किया, जिससे बर्फ की गोलियों की बौछार के बीच उसके पैर एक ही जगह जम गए। लेकिन स्नेक हेरॉन ने हमले को तोड़ दिया और फिर से अपनी आग उगलने की तैयारी करने लगा। कोल समझ गया कि वह एक बार फिर उच्च श्रेणी का अग्नि जादू करने वाला है। उसने निया से बाकी सब कुछ भूलकर बस भागने को कहा। उसे पक्षी की ओर चलते देख उसने उससे पूछा कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। कोल ने उसे बताया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर उसने उसे यहां नहीं रोका तो उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। इसके बाद उसने जादू की औषधि के लिए उसे धन्यवाद दिया और उनके बीच बर्फ की एक विशाल दीवार बनाते हुए उच्च श्रेणी के जादू ग्लेशियल बैरियर का इस्तेमाल किया। निया कोल के लिए चिल्लाई, लेकिन दूसरी तरफ आग की लपटों में घिर गई, जिससे वह पूरी तरह टूट गई। निया ने अपने दांत भींचे और वापस लिटिल स्टील बैग पर बैठकर वहां से चली गई। उसे इस जगह से निकलने और इस अजीब जंगल के बारे में रिपोर्ट चर्च को देने की जरूरत थी। उसका उल्लू मिवू फिर उसके पास आ गया, जिससे निया हैरान रह गई, जिसे लगा था कि उसने उसे खो दिया है क्योंकि उनका जादुई संपर्क पहले ही कट गया था। लेकिन यह बहुत अच्छा था। मिवू की दृष्टि के साथ बाहर निकलने का रास्ता खोजना आसान होगा। लेकिन वह तब यह देखकर चौंक गई कि मिवू ने उसकी बात नहीं मानी और एक शाखा पर बैठने के लिए दूर उड़ गया। और जैसे ही वह मुड़ा, यह स्पष्ट हो गया कि सैंक्टिफाइड फॉल पैरासाइट ने उसे संक्रमित कर दिया था। अपनी उभरी हुई आंखों से निया को घूरते हुए इस नजारे ने निया को झकझोर कर रख दिया।
उसी क्षण एक निश्चित बंद जगह में मरे हुए राक्षसों के शरीरों के पहाड़ बिखरे हुए थे और उनमें हथियार धंसे हुए थे। गिल्ड मास्टर गॉन वहां एक सिस्टम विंडो को देखते हुए बैठे थे, जो उन्हें चेतावनी दे रही थी कि उनकी ऊर्जावान स्थिति और मैना की स्थिति अपनी समय सीमा तक पहुंच गई है। वह इसे समझ गए थे, लेकिन तभी उनके सामने राक्षसों का सारा मांस इकट्ठा होने लगा और एक शरीर में विलीन हो गया। जैसे ही राक्षस ने कहा कि उसने गॉन को सांस की कमी से हांफते हुए देखा है। इन 2 वर्षों में उसने दलदली जंगल के सभी उच्च स्तरीय जादुई जीवों को विलुप्त होने तक मार डाला था और वह इकाई अनगिनत बार उसके हाथों मर चुकी थी, यह सोचते हुए कि क्या गॉन ने अंततः अपनी सारी संपत्ति इस्तेमाल कर ली है। वह इकाई दलदली जंगल का राजा काडोएलावा था। उसने गॉन से पूछा कि वह अपने आप में क्या बड़बड़ा रहा है, यह सोचते हुए कि क्या यह वही चीज है जिसे वह सिस्टम कहता है, और यह कहते हुए कि कैसे उसने अपनी गिल्ड, जो कि 8 महान गिल्डों में से एक थी, को अपने शरीर के रहस्य के आधार पर बनाया था। उस इकाई ने ट्रांसमिग्रेशन के माध्यम से अन्य ब्रह्मांडों में समान बुद्धिमत्ता प्राप्त की थी, यह समझते हुए कि सब कुछ देना और कोई कसर न छोड़ना ही उसे गला घोंट कर मारने का सबसे अच्छा तरीका था। उसने गॉन को इस जाल में फंसाया था, लेकिन उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि वह इस हद तक बढ़ गया होगा और अभी भी इतने सारे तुरुप के पत्ते छिपाए हुए होगा। इकाई ने सोचा कि शायद वह उसे एक आखिरी मौका देगा। उसने गॉन से पूछा कि क्या वह अपनी सब कुछ तबाह होने के बाद एक लाश की कठपुतली बनना चाहता है, या वह उनके साथ जुड़ना और डायमेंशनल असेंशन की भव्य योजना के लिए साजिश रचना पसंद करेगा। गॉन ने कहा कि उसे इस पर तुरंत विचार करने की आवश्यकता है, और अपना हथियार उठाते हुए अपने निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसका उत्तर उन सभी को मारना है, और उसने एक ही प्रहार में उन्हें चीर दिया। काडोएलावा हंसा। उसने कहा कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, यह व्यर्थ है, क्योंकि इस शाश्वत अवरोध के अंदर वह अमर और अविनाशी है। ये पूछते हुए कि क्या गॉन को यह समझ आया, मांस का एक और ढेर गॉन पर पीछे से हमला करने के लिए आया, ये कहते हुए कि चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह अभी भी नश्वर मांस ही है, और उसकी हांफती सांसों ने साबित कर दिया है कि वह अपनी सीमा के करीब है, ये कहते हुए कि यदि उसने सहयोग नहीं किया तो उसे मरना होगा। लेकिन गॉन ने अपनी इन्वेंट्री से एक और वस्तु निकाली और काडोएलावा पर वह शीशी फेंक दी, जो टूट गई, और ट्रू होली वाटर छिड़क दिया। इकाई यह देखकर हैरान रह गई, लेकिन पवित्र जल फैलता रहा और उसके शरीर को खाने लगा। गॉन ने समझाया कि असली पवित्र जल आत्मा को झुलसा सकता है, इसलिए भले ही वह शारीरिक अमरता प्राप्त कर ले, इसके सामने वह अर्थहीन है। यह शर्म की बात थी, क्योंकि वह इसे पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड से निपटने के लिए बचा रहा था, लेकिन उसे इसे यहां बर्बाद करना पड़ा। काडोएलावा ने उसे कोसा और कहा कि कैसे फरिश्ते भी गिर गए हैं। उसने सवाल किया कि उसे असली पवित्र जल कहां से मिला, लेकिन इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिलता, काडोएलावा का अंत हो चुका था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा आपको कौन सा लगा।